कैसे सभी लोग? तो आपका स्वागत करता हूं मैं अभिषेक मिश्रा मीमांसा आईएएस के मंच पे। और आज हम एक विषय शुरू करने जा रहे हैं, इसको आप सभी प्यार से दुख की तरह ना लें, जिसका नाम है साइंस एंड टेक। अक्सर यही होता है कि मैंने आपको हमेशा बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यही बोला जाता है। तो इस विषय से ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं कि भाई साइंस एंड टेक के अंदर तो अब हमें बनना पड़ेगा एल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, सारे इन्वेंशन घर पे ही करने पड़ेंगे। और ऊपर से आजकल वायरल शॉर्ट्स वीडियोस जिसमें वो बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। तो भाई यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। यूपीएससी के पास में सर्टेन सिलेबस होता है, उस सिलेबस को कवर करना है, कौन से मेजर एरियाज से सवाल बनते हैं, क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे और उसके साथ शुरू करते हैं अपना विषय। ठीक है, तो जो लोग भी एनरोल्ड नहीं है वो आप जानते हैं कि मीमांसा लखनऊ के अंदर कोचिंग है और यहाँ पर आप चाहें तो अपना भाई फ्री बूस्टर कोर्स कर सकते हैं। ये आपके लिए क्रैश कोर्स जो निकाला गया है, इस क्रैश कोर्स की खासियत ये है कि अगर आप अपनी पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं या आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि यूपीएससी क्या होता है और इस अटेम्प्ट को लेकर सीरियस हैं, तो डेफिनेटली हमारी तरफ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो लोग बिल्कुल भी साइंस एंड टेक के फील्ड में नए हैं वो खासकर जरा इंपॉर्टेंस इस पर दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ये बता दीजिएगा ये विजिबल है, आपको दिख रहा है? अगर आपको नहीं दिख पा रहा हो तो आप अपनी सीट्स को मैनेज करके इधर उधर कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा विजिबल हो जाए। ठीक है, अब याद रखिएगा, देखो साइंस एंड टेक में हमेशा एक बात कहता हूँ कि साइंस फिक्स प्रिंसिपल्स पे होती है। साइंस है तो भैया आपको पता होना चाहिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दो कौन से हैं? प्लाज्मा, बोस, इंस्टेंट, पता है ना, स्टेजेस ऑफ मैटर। तो ये सारी चीज़ें साइंस रहेगी। लेकिन अगर कहीं से आकर के कोई नया पार्टिकल डिस्कवरी के लिए आ जाए तो ऐसे एडवांसमेंट देखने को सर्टेन टाइम पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक बच्चों जान लो कि साइंस एंड टेक का यूपीएससी के सिलेबस में कहाँ यूज़ होता है। तो ये मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों तरीके से आपके लिए मिलेगा देखने को। मेंस के अंदर 4 सवाल तक बन जाते हैं जीएस पेपर 3 में, और प्रीलिम्स की बात करें तो 6 से लेकर 13 तक सवाल जाते हैं। 2016 के अंदर तो 13 ही सवाल थे, लेकिन एक सेफ्टी है कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो करंट और लीडिंग इशूज़ को ही छूता है। ये ध्यान रखिएगा, वो कभी आपसे नहीं पूछेगा 20 साल पुरानी कोई ऐसी चीज़ जो इस समय वर्तमान में नहीं चल रही हो। और अगर आप एक चार्ट भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अभी 2022-23 वाला भी लिखे हैं, इसमें कितने मैक्सिमम क्वेश्चन चले गए थे? 15 तक। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसमें 12, 13, 14 क्वेश्चन तक बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बीटेक वालों के लिए भी बहुत टफ पड़ जाते हैं। तो इसलिए टेंशन की बात नहीं है कि अगर हमें साइंस में बैकग्राउंड नहीं है तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात से आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये बात आई समझ में? चलो अब ये देखिएगा 2013 से 21 का दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि 16 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन इस तरीके से हिट किए हैं। अब ये 2013 का ट्रेंड एनालिसिस देखें तो सिर्फ 6 ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन का वेटेज बढ़ता जा रहा है क्योंकि मानव की निर्भरता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पे बढ़ती जा रही है। तो करंट के इश्यूज में ज़्यादातर टॉपिक यही रहते हैं। अब करंट के क्वेश्चन तो करंट है। खैर सिलेबस देख लो बच्चों, सिलेबस की अगर बात करें तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, उसे देख करके कंफ्यूज ना हो। लिखा हुआ है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। अब जरा आप ही बताओ सामान्य विज्ञान का मतलब क्या है? तो भाई अगर देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन आप सोचोगे तो फिर से सिलेबस कैसे पता चलेगा? तो अभी तक यहाँ पर क्या कर रखा है यूपीएससी ने, किसी प्रकार से सिलेबस को विस्तृत डिफाइन नहीं करा। कोई भी बड़ी संस्थान या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन के बेसिस पे एनालिसिस लगाते हैं कि अच्छा करंट के टॉपिक आ रहे हैं, ये टॉपिक आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि एक सिलेबस हमारे पास जो निकल के आता है वो स्टैंडर्ड है, जो मैगजीन्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, मेन्स का यहाँ पर बहुत बढ़िया सिस्टम है। आपको मेन्स के अंदर प्रॉपर सिलेबस देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर का मतलब ये पता चलेगा कि रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, भारतीय लोगों के अचीवमेंट क्या है विज्ञान के अंदर। उसके बाद अवेयरनेस किस किस फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस में आपने देखा कि पता चला भाई अभी चंद्रयान मिशन हुआ था, अब गगनयान मिशन की ओर कर रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंट मिशंस का हमारे यहाँ क्या रोल है। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इस समय इंडिया सबसे ज़्यादा अगर कहें तो कोई भी वर्ल्ड के अंदर इतना क्यूरियस नहीं है जितना इंडिया क्यूरियस है नैनो टेक्नोलॉजी को लेके। इंडिया इसमें इमर्जिंग फील्ड में बड़ा ध्यान दे रहा है। इसको पता है क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी? पढ़ाई किसी ने क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी? इसकी मदद से इलाज बड़ी बड़ी बीमारियों के संभव है। खैर एक साइंस फिक्शन मूवी है, मैं ग्रुप में लिंक डालूंगा, उसकी जिस्ट देख लेना, पूरी मूवी मत देखना, 12-13 मिनट में मूवी की समरी आती है, वो देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या टेक्नोलॉजी होती है। खैर इसके अलावा इस पे आ जाइए, फेमस चीज़ें रोबोटिक्स है। तो यहाँ तुम्हें रोबोट बनाना नहीं सीखना है कि तुम रोबोट बना लो,
ठीक है। यहाँ तो बस इतना जानना है कि रोबोटिक्स ह्यूमंस के साथ किस तरीके का तालमेल बिठाने में सक्षम है और रोबोट्स से हम अपने कामों को किन पॉसिबल क्षेत्रों में करा सकते हैं। सिलेबस को अपनी पकड़ पे रखना ही पड़ेगा। तो सर इसके लिए क्या हम कोई बहुत बड़ी मैगजीन या कोई जाकर के साइंस लेबोरेटरी के अंदर इंटर्नशिप कर लें, 2-3 महीने कुछ आ जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितनी प्रिसाइज नॉलेज चाहिए वो प्रिसाइज नॉलेज आप अगर सीमित तरीके से कम समय में भी पढ़ेंगे तो आपके पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक पढ़ने से पहले आपको बस थोड़ा एनालिसिस में बता रहा हूँ, फिर शुरू करते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। ये टॉपिक्स हैं, इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर साइंस में इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। कहाँ मिलेगी वो हम टेलीग्राम का लिंक मेंशन कर देंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि सर तैयारी कैसे करें, पढ़ें कैसे। नो नीड टू बी पैनिक। कक्षा 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी है, लेकिन कक्षा 6 से लेकर 10 की एनसीईआरटी कवर कर लें वो लोग जिनका बैकग्राउंड 10th के बाद साइंस का नहीं रहा, ठीक है। और 11th-12th के एनसीईआरटी में आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना आपको बता दिया जाए, ठीक है। पता चला आप बायो और लेकर के बैठ गए हैं, सारे पूरे फिजिक्स के एक फॉर्मूलाज रट रहे हैं, फॉर्मूला पूछता ही नहीं यूपीएससी, उसे नीड ही नहीं है। वो कहता है भैया हमको नहीं चाहिए पीएचडी स्कॉलर, वो हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ से आ जाएंगे, हमको चाहिए डीएम साहब, समझ गए। तो यही चीज़ हिंदी में लिखी है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, बस एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, थोड़ा इस पर हमें नज़र रखनी है। ये रही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट है, ये वेबसाइट, ये मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा और इस वेबसाइट पर रेगुलर आप विजिट करते रहोगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारी इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई बच्चों, 1-2 क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आपको विजिबल ना हो पाए तो बताइएगा। जैसे इसको ले लीजिए, ये क्वेश्चन आया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। जिस बच्चे को डीएनए आरएनए नहीं पता, वो नहीं समझ पाएगा एमआरएनए क्या है, वो नहीं समझ पाएगा किस जीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जितने भी करंट के मुद्दे आएंगे वो करंट के मुद्दों के लिए आपकी एनसीईआरटी की बेसिक समझ बनाई जाएगी। तो मेरे पढ़ाने का जो पैटर्न रहता है वो कंसेप्चुअल रहता है। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा और क्या पॉसिबिलिटी है उस क्षेत्र में क्वेश्चन बनने की ये बताऊंगा। साथ ही मेरी तरफ से आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, दोनों भाषाओं में रहती है, इंग्लिश में रहती है, हिंदी में। उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईएएस के मिल जाएंगे, पीसीएस का कोई क्वेश्चन टच हो रहा है वो मिल जाएगा, साथ ही मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके मॉडल आंसर मिल जाएंगे। मतलब अगर आप पीडीएफ को ढंग से पढ़ लोगे तो आपको फिर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलो अब लो ये क्वेश्चन देखो, ये अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले स्टेजेस ऑफ मैटर बोला था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। लेकिन किसी ने ये सुना ये न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो सुना है किसी ने? अब यूपीएससी ने क्वेश्चन बहुत जनरल पूछा है, क्वेश्चन टफ नहीं है कि न्यूट्रिनो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध के कारण अक्सर खबरों में रहा है। तो ये तो क्लियर प्रमाण मिल रहे हैं कि जो रिसेंटली न्यूज में होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर वही पूछा जाता है। लेकिन इसने क्यों पूछा होगा ये न्यूट्रिनो क्या होता है? क्योंकि माना जा रहा है कि इस समय हम बैठे हुए हैं तो कम से कम 10 अरब न्यूट्रिनो हमारी बॉडी को हर सेकंड छू के निकल रहे हैं अभी इस क्लास के अंदर। कहा जाता है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो अभी भी ट्रेवल कर रहा है और इसकी खोज के लिए साइंटिस्टों ने ऑब्जर्वेटरी बनाई है। एक तो एंटार्क्टिका में बनी है, एक इंडिया ने बनाई है। और आपको ये भी इसके बारे में पता होना चाहिए, आपने एक मूवी देखी होगी केजीएफ, आपने सुना होगा कि केजीएफ मूवी के जो टाइटल है वो उसमें गोल्ड निकालता है। केजीएफ नाम करके क्या है आपको पता ना, एक माइन है जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। तो उस माइन को भी डीप डाउन डिग करा गया था कि ताकि इस न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ा जा सके, खोज करी जा सके। लेकिन गवर्नमेंट की कई चीज़ों की वजह से कई बार प्रोजेक्ट विलंब हो जाता है। तो ऐसी रोचक घटनाएं हम समझेंगे कि न्यूट्रिनो है क्या। फिलहाल इन शॉर्ट मैं इतना कहना चाहूँगा कि न्यूट्रिनो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन से भी एक अलग चीज़ है। बताया जा रहा है कि ये किसी भी चीज़ से ट्रेवल कर सकता है लेकिन रिएक्ट नहीं करता है। इसी को अक्सर घोस्ट पार्टिकल का नाम दिया जाता है। मैं गॉड पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ह्यूज बोस्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ घोस्ट पार्टिकल की, जो है लेकिन जिसके रहने को लेकर के परमानेंट तरीके से बताया नहीं जा रहा है, लेकिन कहाँ से रिएक्ट करे इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं मिली है ना। आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा है कि नहीं। यहाँ पर न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, कूलम फोर्स। आपने न्यूक्लियर बल पढ़ा होगा, इसके अंदर ये बांध के रखते हैं। यूरेनियम 235 है तो नाभिकीय संलयन अनस्टेबल हो जाता है। ये मैं सब बताऊंगा, जिनका बैकग्राउंड नहीं भी है टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बेटा ये जरा न्यूज़ देखो, ये न्यूज़ कितनी तारीख, आज कितनी डेट है 16, कल कितनी डेट थी और साल, अरे वाह तुम लोग तो पढ़े लिखे हो। मजाक कर रहा हूँ। 2024 का मतलब ये है कि ये न्यूज़ वापस से चर्चा में आ गई है। पढ़ो क्या लिखा है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट करा है कि 7 पोटेंशियल नाम का एक घोस्ट पार्टिकल है जो किसी भी चीज़, किसी भी प्लेनेट से पास कर रहा है, घूम रहा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, हर जगह घूम रहा है। अब यहाँ पर फिर से न्यूट्रिनो की बात हो गई, नहीं होगी।
तो तुम्हें थोड़ा सा न्यूज़ पे एक्टिव रहना है। ये कल ही की न्यूज़ है, शाम को आई थी, तो मैंने कहा चलो बता दूं तुम्हें। साइंटिस्ट लगे हैं, क्या होता है न्यूट्रिनो क्या नहीं, ये सब पढ़ेंगे जब हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसके अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिक चीज़ तुम्हें बताने का बस मेरा क्राइटेरिया इतना था कि हम लोग कैसे कवर करेंगे, क्या काम करेंगे, अपने क्रैश कोर्स में क्या यूनिक रहेगा। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, वो हर एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि भूतकाल में क्या हुआ है, तब तक आप कैसे वर्तमान और भविष्य निपट लोगे। जब तक आपको पता ही नहीं है कि XYZ ने कितनी बार धोखे दिए हैं, तब तक नए व्यक्ति से अपेक्षाएं कैसे कर लोगे। समझ रहे हैं, गुणसूत्र ऐसे ही होता है, समझिएगा। उसके बाद कैसे अपडेटेड जानकारी न्यूज़पेपर से मिलेगी। न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन को मैसेज कम कर लेना, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना। मैं तो कह रहा हूँ कि डिस्कशन भी न्यूज़पेपर कर लिया करो। सुनो, तुम्हें पता चला सर घोस्ट पार्टिकल कह रहे थे, तो उधर से भी जवाब आ जाएगा, हाँ न्यूट्रिनो, और बताओ। तो ऐसी बातें किया करो, यही होना भी चाहिए। चलो आ जाओ देख लो। उसके बाद लास्ट में आता है मेक नोट्स, लेकिन कौन से नोट, स्मार्ट नोट्स बनाओ। रद्दी वाले भैया को कबाड़ा सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मेहनत करने के लिए आज के समय को कहा जाता है भैया नॉलेज एरा। इसे नॉलेज एरा क्यों कहते हैं, क्योंकि हर तरीके के नोट्स, हर तरीके की चीज़ इंटरनेट पे उपलब्ध है। अब तुम बैठ गए शुरू से, नहीं मैं साइंस को लैटिन भाषा में SCIENCE कहा जाता था, ये भी लिखूंगा, तो ये मूकता है। इससे तुम्हें निपटने के लिए एक ही काम करना है, स्मार्ट नोट्स बनाओ। टीचर कुछ बता रहा है उस कोर एरिया के बारे में पढ़ो और फटाक से अपने एग्जाम से रेलिवेंसी करो, मॉक लगाओ। उसके बाद देखो कि क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, तुरंत ही दूसरे मटेरियल पे स्विच कर जाओ। और कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोचो कि इस लास्ट मोमेंट पे आप नोट्स और सारी चीज़ें टेक्निकलिटी लेके बैठ जाओगे और इतनी मोटी किताब ले आओगे बेस्ड ऑन न्यूटन की बायो पिक पे, तो भैया हो गया तुम्हारा कल्याण। तो फिर तुम्हारे बच्चे उस किताब को खोलेंगे कि दादाजी पढ़ते पढ़ते चले गए। बात ही समझ में, ऐसा मत करना कि आने वाली संतानें कोसें कि दादाजी विरासत में किताबें देगा, ये 2-2 किलो की बिक भी नहीं रही। चलो याद रखिएगा, इस बार मैंने कई UPSC क्वालिफाइड जितने भी लोग हैं फाइनली उनके इंटरव्यूज़ देखे। उसमें सबसे बढ़िया 1-2 लोगों का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा ओपिनियन लगा। उन्होंने कहा कि आपने साइंस एंड टेक में कैसे क्या करा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैं जब अपना एग्जाम देने जा रहा था मेंस, इवन प्रीलिम्स भी, तो मैंने बस गूगल करा था कि 2023 के अंदर या 2024 के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस समय इमर्जिंग है, चल रही है। तो जो टॉपिक गूगल ने दिए थे या जो टॉपिक ट्रेंडिंग थे, उस व्यक्ति ने क्या करा कि अपना गूगल से ओपन कर करके शॉर्ट नोट्स बना लिए। वो 3 से 4-5 पन्नों में बना लिए। लिटरली ज़्यादातर क्वेश्चंस उनके सॉल्व हो गए और आराम से वो क्वालिफाई कर गए। उन्होंने नहीं पढ़ा कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, उन्होंने नहीं पढ़ा भैया किस वेग से रॉकेट चाल पर चलता है, कोई ज़रूरत नहीं, ग्रेविटी नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हें ये पता था। अब जैसे 2024 का आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक निकल के आ जाएंगे। अब यही सारे टॉपिक जो हैं वो UPSC के सिलेबस में आप देख लो किस पैमाने पर आते हैं, उसी को पढ़ना होगा। बात आई समझ में। तो स्मार्ट वर्क ऐसे करना है, काहे खुद को घिसोगे इतना, ठीक है। अगर अब भी किसी को किताब लेने का शौक है तो भैया रवि अग्रहारी जी की किताब आती है, मत लो। क्रैश कोर्स को पूरा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है। इतनी किताब पढ़ने का टाइम तब है जब आप दोबारा से 1.5 साल की तैयारी कर लें। अब फाइनली हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, और वो टॉपिक ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। चलो जानते ही हो ना, कहाँ गया अरे ये, ठीक है। तो ये मैं हूँ, बस बाकी का देख लेना अपनी फैकल्टी का, अभी अपना याद रखना, ठीक है, अभी अपना याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सोचो अभी तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो, तो सबसे पहले तुमने अलार्म लगाया होगा या मम्मी से कह दिया होगा मम्मी सुबह 7 बजे सर बुला लेते हैं, तो एक काम करिए हमको ज़रा उठा दीजिएगा। और रात में हम लेट पढ़ के सोएंगे तो मम्मी ने तुम्हें 2-4 बार बेकार पड़ी गाड़ी की तरह धकियाया होगा, उठ जा उठ जा उठ जा। या तुम अब थोड़े बड़े हो गए हो तो थोड़े ज़्यादा सिंसियर हो, तुम खुद से भी उठ गए होगे। सोचो जरा, मम्मी के उठाने की जगह तुम्हारी जो घड़ी है वही तुमसे बोल के कहती है अबे उठ जा 8 बजे, ठीक है। या तुम्हें पता है कि मशीन है तो चलो मान के चलो तुम उसे बंद कर दो, लेकिन मशीन भी इतनी अड़ियल हो जाए और समझ जाए ये व्यक्ति 3-4 के अलार्म के बाद ही उठता है हमेशा, फिर बजे फेंक दो तब भी बज जाए, तो क्या मशीन के अंदर इतनी समझ होती है? सर अभी तक तो मशीन के अंदर इतनी समझ नहीं होती। बस हम जो अलार्म लगाते हैं, मशीन क्या करती है, अगर 10 मिनट स्नूज कर दिया तो वापस जगा देगी। चलो ये तो होगी उठने का प्रोसेस। फिर आपने कहा मम्मी नाश्ता दे दो, आप देख रहे हैं मम्मी की जगह एक सफ़ेद सुशील, ठीक है, रोबोट आ रहा है, ये लीजिए मालिक चाय। अब तुम उससे चाय ले रहे हो, उसे पहले पता है कि आज तुम्हें शुगर कम चाहिए क्योंकि तुम मोटे हो रहे हो, तुम्हारा वेट 80 से ऊपर जा रहा है, तो वो तुम्हें कम चीनी की चाय दे रहा है। मतलब अगर ये चीज़ें तुम्हें सपना लग रही हैं तो बेटा इंसान के आलस्य का नतीजा है मशीन। ये डेफिनेशन है मशीन की। कैसे, तुम खुद ही देख लो। जो चीज़ तुम्हारे पास आसानी से हो सकती थी, मनुष्य लाइब्रेरी जा सकता था, किताबें पढ़ सकता था, ना मोबाइल से पढ़ेंगे, मोबाइल से
ठीक है, हमारा कोर्स मोबाइल पे ही निर्भर है, ऐसा नहीं कि बंद कर दो कि सर ने मना कर दिया, पढ़ना मोबाइल से ही है, लेकिन मोबाइल से सिर्फ पढ़ना नहीं है, और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, मशीन का इन्वेंशन क्यों हुआ? क्योंकि मानव ने अपने कामों को आसान बनाने के लिए, अपनी निर्भरता को और आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए मशीन्स का इन्वेंशन करा। अब आदमी उससे एक स्टेप ऊपर जा रहा है, अब कह रहा है वी वॉन्ट इमोशंस। अब तक मशीन से इमोशन सपोर्ट नहीं आ रहा था, अब हमें इमोशन सपोर्ट भी चाहिए। तो मानव ने मशीन को बुद्धि देना शुरू कर दिया। इसी को प्यार से कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात आई समझ में? जब किसी मशीन को सोचने समझने की प्रोग्राम्ड करके शक्ति दे दो कि वो तुम्हारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके तुम्हारे हिसाब से खुद में परिवर्तन ला सके, तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसका एक पहलू है। मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर तुम थोड़ा बहुत अपने मोबाइल से ज़्यादा प्यार करते हो, तो जब तुम रात 10 बजे के बाद चार्जिंग पे लगाते होगे, तो ऊपर एक पॉपअप बन के आता होगा, उस पर लिखा होगा कि आपके मोबाइल को आप 10 बजे के बाद लगा रहे हैं, ये हम आपकी चार्जिंग को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि ओवर हीट चार्जिंग हो जाएगा। भैया फ़ोन 1.5 घंटे में चार्ज हो जाता है। सोओगे तुम 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, तो फ़ोन तुम्हारी चार्जिंग को कई बार स्लो कर देता है। एक पॉपअप आता है। हाँ, ये भी ऑप्शन देता है कि अगर हम उसे बंद कर दें तो हमारा फ़ोन 1.5 घंटे में चार्ज हो जाए, ये भी ऑप्शन रहता है। तो ऐसा मशीन क्यों कर रही है? क्योंकि मशीन समझ रही है कि ये जो व्यक्ति है रात 10 बजे के बाद चार्जिंग पे लगा रहा है, फ़ोन को कम नुकसान पहुँचे, तो मैं खुद की सेफ्टी के लिए इसका चार्जिंग टाइम कम कर देती हूँ सुबह के लिए। ये बात आई। इसी समझ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि जब मशीन समझने लगे। अब हम यही नहीं रुके, हमने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि हम और क्या क्या करते हैं, तो अब हमने नौकरी खाना शुरू कर दी। लो, नौकरी खाओ नंबर 1। ठीक है, तो भैया ये हाल ही में मैंने आपको बताया था, क्या नाम है इन महिला का बताओ? कल ही बताया था मैंने, शब्बास। ये रही केरला की पहली जनरेटिव एआई टीचर आइरिस मैडम के बारे में अगर बात करें, तो अब बीटीसी बीएड वालों तुम्हारी नौकरी खतरे में। क्यों? क्योंकि अब मैडम आ रही हैं। अब हो सकता है कल को मीमांसा आईएएस भी कहे कि टीचर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, अपने हिसाब से छुट्टी ले ले रहे हैं। कल को एक रोबोट आ जाए चल के और पैर रख के आ जाए। सर्वेश कहें सर मे आई गो टू टॉयलेट, रोबोट कहे नो नॉट अलाउड, है ना? तो समझ गया। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे आसपास चीज़ों को ले तो लिया है, लेकिन मशीन को हमने जितनी समझ दी है, जितना प्रोग्राम दिया है, हम उससे घबराते भी हैं। क्यों? क्योंकि मशीन ये नहीं देखती कि सामने लड़का है, लड़की है, बच्चा है, क्या है, उसे अपना काम करना आता है। अब इसको समझिएगा, फिर आगे तो मैं और चीज़ों से मिलवाता हूँ, हाव भाव दिखाऊंगा। तो ये जो मैडम है ये बड़ा इंटरेक्टिव है, ये बच्चों को टीचिंग कर सकती हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता पर चर्चा कर सकती हैं, थोड़ी बहुत काउंसलिंग भी कर सकती हैं, और छात्र समस्याओं को समझ सकती हैं। तो जाकर के इन्होंने बच्चों से मुलाकात करी। बड़ा इंटरेक्टिव रोबो है, और अभी तो फिलहाल चर्चा में आपको वनडे एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। भले ही आपको यूपीएससी के अंदर इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पैराग्राफ मिल जाए, लेकिन वनडे एग्जाम के अंदर इनका नाम देखने को जरूर मिलेगा कि आइरिस नाम की पहली महिला रोबो, या सिर्फ रोबो जो बच्चों को पढ़ा रही है, वो कहाँ बनाई गई, किस राज्य के लिए? तो केरल में। अब आ जाओ दूसरी चीज़। लेकिन सब ऐसा नहीं मानते कि रोबोट विकास करते हैं। ये भी माना जाता है कि रोबोट ना सिर्फ विकास लेकिन विनाश भी कर सकते हैं, या एआई ना सिर्फ विकास विनाश भी कर सकती है। कैसे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए, अगर तुम्हें ये लग रहा है ये सर की शादी का जनरेटर है, तो नहीं भैया, ये सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे चार्ल्स बाबेज के द्वारा, फर्स्ट जनरेशन, उनके पास में जो सीपीयू होते थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उन प्रोसेसिंग यूनिट का आकार इतना बड़ा होता था कि ये कमरे में तो एक ही आ पाए हिस्सा, कम से कम पूरे हॉल में सीपीयूज रखे होते थे। और उस समय भी हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम होती थी। आपने वैसे अगर किसी ने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यूज़ करी हो तो आपको पता हो कि सिर्फ 2 MB जगह होती थी एक फ्लॉपी में, 2 MB। अब तो आपका एक फ़ोटो बन जा रहा है 15-16 MB का, आपके मोबाइल में एक गाना बैठ रहा है जाकर के 9-9 MB का, वीडियो बैठ रही है 1.5 GB की। तो सोचो फ्लॉपी के अंदर डेटा कैसे रखते होंगे, ये प्रॉब्लम आती थी। खैर, उसके बाद हम एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, 5वीं जनरेशन तक कंप्यूटर का डेवलपमेंट करके ले गए। अभी फाइनली हम जिस स्टेज पर हैं वहाँ पर हम ये समझिए आपकी क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, जो इतने तेज हैं कि जिनके इस्तेमाल से बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, अब ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं कि अगर कोई इंसान 20 साल मैथ के सवाल पर जीवन काट दे तो ये कंप्यूटर 1.5 घंटे में वो सवाल सॉल्व करने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं। यह है सोचने की बात, मतलब हम कंप्यूटर के स्कोप में कितना आगे चले गए। खैर, अब तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होगा, है ना? बीच में मीम्स भी एंजॉय करते चलो। देखो इधर, ये आपका बचपना तो नहीं, कहीं ध्यान से देखें चले आ जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कई सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हुए थे, जिसमें से ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये चीज़ यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकती है कि वो सारे जनरेशन के बारे में लिख दे और इस जनरेशन में हुआ अगर कोई खास डेवलपमेंट हुआ तो आपको इतना ज़्यादा अभी ये जनरेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाओ।
इनको देखिए ज़रा, ये अपने बच्चे को सिखा रही हैं कि बेटा कैसे चलते हैं। चलने के बाद अगर इनका बच्चा सबसे पहले दिन क्लास में किसी की पेंसिल चुरा लाएगा तो मम्मी डांट के सिखाएंगी कि नहीं बेटा ये तुमने पेंसिल चुरा ली है, ये गलत किया है। तो बच्चे के धीरे धीरे एक्सपीरियंस से बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और बच्चा अच्छे और बुरे गुणों को सीखता है। लेकिन तुम एक रोबोट ले आए, अब तुमने रोबोट के पीछे से टपली मार दी तो रोबोट तुम्हें मार दिया, पता चला। तो कहने का मतलब है कि मशीन एक्सपीरियंस से नहीं सीखती। मशीन के अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर बना के प्रोग्राम डाल दिया। अब जरा तुम सोचो कि हमने सैनिकों को वॉर एरिया पर यानी बॉर्डर पर लगा दिया, हमने लगा दी पूरे रोबोट्स की टीम। अब हमने उन रोबोट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रोग्राम कर लिया। उनके अंदर आदरणीय सुभाष चंद्र बोस भी डाल दिए, आदरणीय बापूजी भी डाल दिए, लेनिन भी डाल दिया, व्लादिमीर लेनिन के साथ साथ और भी डाल दिए, खतरनाक हिटलर भी डाल दिया। अब सामने दूसरी फौज ने सरेंडर कर दिया कि हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। इधर वाले क्या करें, ना हिटलर ने कहा था माफ़ी उफी सब नहीं, उड़ा दो डिशुम। अब पता चला दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, पाकिस्तान बम लेके खड़ा हुआ है, उड़ा देंगे। तो हमारे रोबोट क्या करें, तुम हमें एक गाल पे थप्पड़ मारोगे, हम दूसरा भी आगे बढ़ा देंगे। तो मशीन थिंकिंग कैसे करेगी, ये प्रॉब्लम। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कोई भी मशीन को आप किस हद तक प्रोग्रामिंग करके आपने डिफेंस के लिए बना दिया तो वो अपने हिसाब से फैसले लेने में कैसे सक्षम हो जाएगी। और अगर हो जाएगी तो ये कैसे जानोगे कि वो कौन सा फैसला लेगी। अब मान के चलो सर्वेश बन गए बहुत बड़े साइंटिस्ट, सर्वेश ने एक रोबोट बनाया कि पूरे विश्व से कैंसर को मैं मिटा दूंगा। अब रोबोट गया, उसने कहा भाई मालिक का ऑर्डर तो मालिक का ऑर्डर है। उसने देखा कैंसर नहीं मिटा पा रहा हूँ, मरीज को ले गया 5 मंजिला फेंक दिया, बोले कैंसर मिटाने को कहा था, इसमें मरीज मिटे कि अस्पताल मिटे, हमारा क्या जा रहा है। तो सोचो मशीन किस हद तक चीज़ें परफॉर्म कर देगी। आपने रोबोटिक्स वाली एक मूवी आई थी, देखी थी, जिसमें हमारे बहुत बड़े फेवरेट एक्टर रजनीकांत जी भी थे। क्या नाम था उसका, रोबोट नाम था, भूल रहा हूँ मैं, जिसमें चिट्टी, तो उसका कैरेक्टर का नाम था चिट्टी दा रोबो। चलो मान के चलो पिक्चर रोबोट ही थी, वैसे मैं फोटो लाया हूँ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अच्छा उसमें आपने एक सीन देखा जहाँ पर वो अपने जो रोबोट होता है उसको प्रमाणिकता दिलवाने ले जाता है, सर्टिफिकेशन। तो क्या होता है कि आपने देखा वो उसको टेस्ट में सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहा होता है, तभी बाद में एक जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं मैं इसको फाइनल टेस्ट करना चाहता हूँ। वो क्या करते हैं, उससे कहते हैं तेज घूमो, वो घूमता है घूमता है घूमता है, वो इतने सारे कमांड देते हैं कि वो अंत में उससे कहते हैं कि एक नाइफ उठाओ और जाके फटाफट से रजनीकांत के जाकर के पास में यहाँ पे हिट कर देता है। वो कहते हैं रुक जाओ, कहते हैं तुम्हारी मशीन फेल है, इसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश करी। तो तुम्हें उस सीन में एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि रोबोट या फिर मशीन को इंटेलिजेंस देने के 3 नियम हैं। पहला नियम ये होता है कि कोई भी मशीन कभी मनुष्य के किसी आदेश के विपरीत नहीं जाएगी, ये नियम है रोबोट बनाने का। दूसरा ये होता है कि कभी भी विनाश नहीं करेगी, आदेशों का पालन करेगी। तीसरा, मशीन सेल्फ डिफेंस करेगी, लेकिन सेल्फ डिफेंस करते हुए भी मशीन किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकती। अब इसमें कौन सा प्रिंसिपल टूट गया था, तीसरा वाला, क्योंकि उसने जान लेने का प्रयास कर दिया था तो फेल कर दिया। तो हर मशीन बनाने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं, लेकिन वो लिमिटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में पकड़ पाना मुश्किल है। कैसे, 2017 में फेसबुक ने चैटबॉट बनाया। अब तुम कहोगे सर ये चैटबॉट नाम की बीमारी क्या होती है। बेटा चैटबॉट वो होता है, आज तुम जाके स्विगी खोल लेना, खाना ऑर्डर कर देना, खाने में तुमको कुछ अच्छा ना लगे, या तुम नीचे आओगे तो देखोगे उस ऐप में गोला बना हुआ सा है, वहाँ लिखा हुआ है हेल्प, मे आई हेल्प अस, या चैट अस, हमसे बातें करो। या तुम अकेले हो जीवन में तो भी तुम वहाँ चैट कर सकते हो। अब तुम जब वहाँ चैट करोगे, उस ऑप्शन पे डालोगे तो पूछेगा हाउ मे आई असिस्ट यू, तब आप लिखोगे कि मैंने लास्ट मील ऑर्डर करी थी, मील का नंबर लेगा, वहाँ पर आपसे एक मशीन बात कर रही होती। तो ऐसे ही फेसबुक कंपनी ने क्या करा, 2017 में 2 चैटबॉट भाई साहब बैठा दिए, एक चैटबॉट इधर बैठा है, एक चैटबॉट इधर बैठा है, कि तुम आपस में बात करो। उनको इसलिए प्रोग्राम करा गया था कि देखें आपस में बातें क्या करते हैं, कौन सी बातें करते हैं, लैला मजनू हीर रांझा, किसकी क्या बातें करते हैं। तो पता ये चल रहा है कि उन दोनों ने इतनी देर में बातें करते करते अपने ही कोड बना लिए जो उनके निर्माताओं की पहुंच से बाहर हो गए। वो लिख रहे हैं ए पी 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 पी, अब जिन्होंने बनाया उनका भी दिमाग घूम गया, बोले ए पी 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 ये कौन सी चल रही परिभाषा, तो वो प्रोग्राम बंद करना पड़ा, लिटरली बंद करना पड़ा प्रोग्राम। तो मशीन विनाश और विकास दोनों कर सकती है। एक आपको यूपीएससी के अंदर एनालिटिकल व्यू बनाना होता है कि मशीन्स अच्छी क्यों है, बुरी क्यों है। क्योंकि जब आपके पास मेंस में क्वेश्चन आएगा कि आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बून और बेन, यानी कि भैया वरदान या अभिशाप, तो आपको बताना पड़ेगा वरदान भी है, क्योंकि सर कोविड के बाद से एजुकेशन सेक्टर में, अब मशीन की बात कर लो तो टेस्ला ने बिना ड्राइवर के कार बना दी है जो तुमको खुद ही ले जाएंगी। अब किसी दिन मशीन का दिमाग घूम गया, बोले ये लड़के आया है बीवी से, मशीन की खुद की बुद्धि, बोले समाप्ति कर दो, बीवी इतनी बढ़िया, तो ले जाके तुम्हें खाई में ढकेल दिया, आज ले चले तुम्हें कहीं, हो गया। तो मशीन मशीन की थिंकिंग को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिकल बात से सोचो। चलो अब आगे आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन एक्सपीरियंस और मशीन प्रोग्रामिंग कभी एक नहीं हो सकते, आपका एक्सपीरियंस अलग है।
अगर मान के चलो किसी फीमेल के साथ रेप होता है, जो कि बहुत ब्रूटल इंसिडेंट है, जिसकी भारत में सजा इस समय कैपिटल पनिशमेंट तक है कि उसको आप फांसी दे दो, लेकिन एक सोचने की बात है कि अगर 1% महिला उस पेन से गुजरने के बाद भी उसके कुछ भी ऐसे मन में आता है कि मैं इसे माफ़ कर दूं, ईश्वर ही इसको सज़ा दे देगा, ऊपर वाला सज़ा दे देगा, मेरे साथ जो गलत हुआ वो हुआ। एक बात मैं कह रहा हूँ कि कोई 1% लेडी इस चीज़ के बावजूद भी और उदार दिल की हो जाए और ऐसा करना चाहें, लेकिन क्या मशीन अगर ऐसी कोई है तो मशीन इस तरीके के बड़े फैसले ले सकती है? ये एथिकल फैसले मशीन कभी सोच नहीं सकती कि मुझे क्या फैसला लेना है, ये प्रॉब्लम है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस और मशीन प्रोग्रामिंग कभी एक नहीं हो सकती। इनसे मिलो, इनका नाम तो सुना होगा आपने, मैडम सोफिया के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? मैडम सोफिया को जिस कंपनी ने बनाया है बेटा वो है हैंसन रोबोटिक्स। मैडम को 2017 में सऊदी अरेबिया की नागरिकता मिल चुकी है। यानी अगर आज की डेट में आप इनसे पूछेंगे कि सोफिया वेयर इज़ योर घर, तो सोफिया कहेंगी मैं हूँ नानी घर सऊदी अरेबिया, समझ गए, जहाँ से मेरा निर्माण हुआ। तो जो सोफिया है उन्हें 2017 में सऊदी अरेबिया ने नागरिकता दे दी। ये बहुत इंटेलिजेंट रोबो है, ये बात कर सकती हैं और इसको बनाया हैंसन कंपनी ने। और मज़े की बात सुनिए, हैंसन कंपनी को भी बनाते हुए पता नहीं क्या हुआ कि हैंसन कंपनी ने इस प्रोग्राम को रिलीज़ करा तो वो डेट थी 14 फरवरी। अब 14 फरवरी भारत में इतनी वीआईपी डेट है कि हर व्यक्ति एग्जाम की 26 मई ना बता पाए 2024, लेकिन 14 फरवरी बता देगा। तो इन्होंने भी इस मशीन को जब पहली बार 2016 में एक्टिवेट करा था तो 2014 में करा था। इसके लिए 3 महिलाओं से बड़ा प्रभावित थे। एक तो इन्होंने क्वीन की बात करी कि इजिप्ट की महारानी, ठीक है, नेफेरटिटी जो भी उनका नाम हो, उनके बेसिस पे, और ये अपनी पत्नी जो कि इनकी पूरी तरीके से डिजाइनर है, उन्होंने हाव भाव करे हैं, ये उनको भी एक तरीके से तोहफा देना चाहते थे 14 फरवरी को। तो कहाँ हमारे शाहजहां ने ताजमहल बनाया था और आज के समय में भी लोग सोफिया बना रहे हैं। देख लो, प्यार कम नहीं होना चाहिए, भले ही पढ़ाई कम हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये रोबोट है सोफिया। तो सोफिया के हाव भाव देख रहे हैं कितने ह्यूमन रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, कितने मिलते हुए। तो ये अभी तक सबसे इंटेलिजेंट रोबोट है। अब तो फिलहाल एक और भी आ गई, सारा और बाकी। तो आप ऐसी मूवी भी देखते होंगे इंडिया में, देखिए ना, ये अभी आई है लेटेस्ट, ठीक है, तेरी बातों ने ऐसा जादू किया, गाना बहुत चल रहा है आजकल, ठीक है। इंडिया में जब से रोबोटिक्स पे मूवी बनना शुरू हुई हैं तब से उन्हें मूवी से उनका ध्यान हटके अलग ही मुद्दों पे चला गया। लव स्टोरी दिखा दो, पुनर्जन्म दिखा दो, नागिन दिखा दो, अरे भैया कोई ढंग की बात दिखा दो, हम तो ये चाहते हैं। कुछ नहीं, बस लड़का लड़की या लड़का रोबोट तो लड़की के पीछे, लड़की रोबोट तो लड़के के पीछे। इसके अलावा भारतीय समाज में कुछ है ही नहीं पिक्चरों में। चलो अब ये आ जाओ, है ना, ये देखो ये वाली पिक्चर जो थी, चिट्टी 2.0 करके अपनी रोबो की आ रही है, ठीक है। और यहाँ रोबोट भी बदले लेते हैं। किस वजह से बदले ले रहे हैं? क्योंकि उनकी बाइक मर गई। हेलो, खैर छोड़ो। किसी को रोबोकॉप पता है? रोबोकॉप किसी ने देखा? रोबोकॉप के बारे में सुना है? ये हमारे ज़माने का कार्टून कैरेक्टर तो नहीं, रोबोकॉप हम देखते थे जिसमें एक इंसान था, उसके हाथ पैर खराब हो गए थे एक रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो उसको मशीन से लेस कर दिया था। फिर वो बाद में बन गया आधा इंसान आधा रोबोट। क्या नर पिशाच बनाया है। चलो फिलहाल आ जाओ। जापान के अंदर अगर तुम जाओगे, ठीक है, शुरू करते हैं कि हाँ, जापान के अंदर आप एक बात याद रखना, जापान के अंदर एक होटल है स्काईलार्क ग्रुप करके। इन लोगों ने सबसे बढ़िया काम करा। इन लोगों ने कह दिया कि मानव को वेटर बनाने से अच्छा है हम रोबोट्स को ही वो बना देते हैं वेटर। क्या बात है, एआई ने कब्जा तो निकल लिया, हैक तो निकल लिया हमारा सिस्टम। लग तो यही रहा है कि एआई ने हैक कर लिया। कोई बात नहीं, मारकर चल जाए इतना काफ़ी होगा। जब तक एलियनों से संपर्क हो रहा है तब तक मेरी बातें सुनते रहें, ठीक है। तो मशीन एलियन से संपर्क करने में सक्षम हो गई है, हो सकता है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई खोज हो साइंटिस्ट अभिषेक मिश्रा के द्वारा, ठीक है। तो इसको करने दो, अपनी प्रोसेसिंग ले रही है, समझिएगा। जापान के अंदर स्काईलार्क नाम का एक ग्रुप है, उसने क्या करा, उसने ऐसे होटल्स बनाए हैं जिनके अंदर रोबोट जो है वो चाय नाश्ता सर्व करेंगे। इतना ही नहीं, उनमें बच्चों के साथ खेलने के लिए विशेष सुविधा भी दी गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अन्य देशों ने भी इस तरीके के, अच्छा एलियंस ने डेटा ले लिया है हमारा, वो हमारी पीडीएफ और ऑनलाइन क्लासेस का अध्ययन कर रहे हैं। चलो तुम भी कर लो, ठीक है, वापस आ जाओ। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये स्काईलार्क ग्रुप ने वैसे वेटर्स बनाए, लेकिन सिर्फ इसी ने नहीं, मलेशिया वगैरह अन्य देशों ने भी इस तरीके के वेटर्स बनाए हैं, ठीक है। मशीन कहीं ऐसा तो नहीं मुझे लगता मशीन को औकात दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो, चलो हो सकता है, ठीक है। आ जाइए, अभी इंडिया में नहीं आए, इंडिया में नजर उतारते दिखेंगे रोबो। चलो खैर, टेस्ला के बारे में सुना? अरे नजर उतारते मतलब झोंक, नहीं समझे? इंडिया अगर बना लेगा तो इंडिया रोबोट कैसे बनाएगा? जब इंडिया पिक्चरों में बनाता है लव स्टोरी वाले, तो यहाँ रोबोट भी नजर उतारते दिखेंगे, जोक है जोक। अब तुम लोग 3-4 क्लासों के बाद समझोगे।
नए टीचर से पढ़ने का यही घाटा होता है। चलो बेटा वापस आ जाओ। टेस्ला कार्स के निर्माता कौन है? तो इलॉन मस्क। आपको पता होना चाहिए इलॉन मस्क इस समय जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के दुनिया के नंबर 1 और अमीर आदमी तो बन ही गए। साथ ही आपको पता हो ट्विटर को उन्होंने एक्स बना दिया, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया, उसके बाद उसका नामकरण कर दिया। बोले जो मेरे जीवन में पहले ज़रूरी था वो अब भी ज़रूरी है, तो उन्होंने उसका नाम एक्स रख दिया। चलो, तो याद रखिएगा कि जो टेस्ला कार्स हैं ये ड्राइवरलेस कार्स हैं, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दिया गया। जब भी किसी मशीन के अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता दे दी जाए कि वो इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन खुद को समझ के परिस्थितियों के अनुकूल काम कर ले, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि मानव जैसा दिमाग तो दे नहीं सकते, लेकिन मानव दिमाग पर निर्भर सोचने समझने की क्षमता का विकास करना कहलाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यही चीज़ हम मशीन को दे दें। वॉच के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग डाल दी, स्मार्ट वॉच बना दी। आपके मोबाइल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक डाल दिया गया है, तो ये आपके मोबाइल बन जाते हैं। अब होता ही है, आप अपने मोबाइल में सीरी हो गया, असिस्टेंट हो गया, उससे कोई सवाल पूछे तो वो सर्च करके दे देता है। कैसे दे पा रहा है? तो मशीन जानता है। ये भी छोड़िए, आप अपने मोबाइल में बबलू का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके रखिए, BABLU, और आप जब टाइपिंग कर रहे होंगे तो बबलू लिखेंगे तो वो आपका वाला बबलू दिखाएगा कॉन्टैक्ट लिस्ट से कि देखिए ये आपने लिखा है, ये गलत है। ऑटो करेक्ट फीचर क्या करता है? वो मशीन ही तो लर्न कर रही है ना। ये देखो गलत लिख रहे हो, ये है सही बबलू, BABLOO, 10 का सिवा का। अरे पेस्ट आता है 10 का बबलू। कैसे हो तुम लोग, जोक नहीं समझते, कैसे जीवन काटोगे तुम लोग? इतना तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा। इसके बारे में भी सुना होगा, नहीं सुना? बहुत बढ़िया। अभी इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है एप्पल का विजन प्रो। इसको लगाओ और साक्षात थिएटर का अनुभव लो। तुम्हें कहीं PVR मल्टीप्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं तुम एंटर कर जाओगे वर्चुअल रियलिटी में। ये जो डिवाइसेस होती हैं ये सिमुलेशन डिवाइसेस होती हैं। सिमुलेशन का मतलब समझते हो? अब अगर अभी तुम्हें किसी लैब के अंदर जाके एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाना पड़े तो कितना खर्चा आएगा? पहले तो लैब ढूंढोगे, लैब के अंदर 2 पकड़ोगे परख नली, टेस्ट ट्यूब, और एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करोगे, तब तुमको फील आएगा, और इसी बीच में ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब ये सब करना ऐसी डिवाइसेस की मदद से आसान है। तुमने एक टेस्ट ट्यूब इसमें बनाया वर्चुअली, तुम कहीं नहीं गए लैब में, उसको तुम पकड़ोगे, तुमको वही फील आएगी, तुम डालोगे वही रिजल्ट मिलेगा। ये डिवाइसेस इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि हम अपने आसपास में लेबोरेटरी का निर्माण कर सकते हैं। अब तुम लोग ये मत सोच लेना कि सिर्फ लेबोरेटरी या और किन किन चीज़ों का कर सकते हैं, ध्यान दो यहाँ, ठीक है। अब आ जाओ, एक ऐसी डिवाइसेस भी आ गई है। इस डिवाइस का नाम आ गया है भैया R1 डिवाइस। अभी आपके मोबाइल स्लो क्यों हो जाते हैं, कोई बता सकता है? अब हम कंसेप्ट पे आ रहे हैं। कंसेप्ट का मतलब तुम समझ गए कि आसपास चीज़ें क्या होती हैं। फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा AI का इतिहास बता दूं कि AI का जन्म कैसे हुआ, किसने करा, और क्वेश्चन UPSC में क्या पूछा गया वो दिखाऊंगा। तब तुम समझ जाओगे कि मैं इतनी देर से जो कहानियाँ बुना रहा हूँ उससे सवाल बनता है कि नहीं बनता है ना। चलो बताओ, किसी ने ये सुना है कि R1 डिवाइस क्या है? रैबिट डिवाइस। अच्छा, मोबाइल स्लो क्यों पड़ता है आपका? किस वजह से? लाइट लैग करने में। लैग क्यों करता है? स्टोरेज है। गुड। स्टोरेज क्यों फिल होती है? सही जा रही हो आप फिजा? हाँ, स्टोरेज क्यों फिल हो जाती है? बिकॉज वी डाउनलोड अनसर्टेन एप्स या फिर डेटा। अगर आपको ऐसा एक मोबाइल सिस्टम दे दिया जाए जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऐप हो और वो आपका एक्जिगो से लेके व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके सारे काम आपके वॉइस पे दे दे, तो क्या उस मोबाइल की हैंगिंग क्षमता होगी? सर बहुत कम या ना के बराबर होगी। बेटा ये इसी चीज़ पे काम कर रहा है R1 डिवाइस। अभी कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसके अंदर ये दिखाया गया इस डिवाइस को, ये फ्यूचरिस्टिक डिवाइस है, इस पर काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस डिवाइस के अंदर वॉइस असिस्टेंट के माध्यम से आप सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाओगे और नेटवर्क चाहिए होगा। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ लेकिन इसकी प्री बुकिंग के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। ये एक स्टार्टअप है कंपनी का। स्टार्टअप मतलब सोचने के बाद मार्केट से पैसा उठाया, अगर प्रोडक्ट बना दिया, सफल हो गया तो कंपनी बनके चल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्टार्टअप होने जा रहा है। इस डिवाइस के बारे में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। ये डिवाइस क्या करेगी? ये डिवाइस वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, आपके सारे काम करके दे देगी। सर इससे फायदा क्या होगा? हमारा मोबाइल हैक ही नहीं होगा, हमारे मोबाइल में कोई आसानी से फर्जी लिंक भेज के हमें ट्रैप नहीं कर सकेगा। ये जो डिवाइस होगी इसका जो इंटरफेस होगा यानी जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर होगा वो काफ़ी हद तक मालवेयर और आप कह सकते हो कि हैकिंग फ्री बनाने का प्रयास किया गया और स्मूथ बहुत होगा, बहुत स्मूथ होगा। एक ऐप खोली, हाँ ऐसा कर दूँ, कर दिया उसने। अब वो कितनी परफेक्शन के साथ करेगी, जिस ऐप को चलाने में हमें आनंद आता था वही एक्सपीरियंस मिलेगा, ये तो इस डिवाइस के लॉन्चिंग के बाद ही पता चल पाएगा, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं मेन चीज़ पे। अभी इंडिया के अंदर भी आपने सुना कोई समिट वगैरह ऐसा, इसको जानते हो क्या? ये एराबत सुना है? नहीं सुना? चलो तुम्हें एराबत से मिलवाने से पहले समय आ गया है कि हमारे आदरणीय PM जी की एक योजना के पहले और बाद में एक और चीज़ से मिलवाएं। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चौथी औद्योगिक क्रांति, डिजिटल क्रांति के उद्भव में सरकार के अभिन्न अंग, इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा बनने के बनने पे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 4th रेवोल्यूशन बोला जाता है किसको? आपके डिजिटलाइजेशन को। ये ध्यान रखना। अब तक 3 रेवोल्यूशन कौन कौन से? नहीं बता?
कौन से? हाँ, और बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। बस इतना याद रखें कि इसके साथ और सब्जेक्टों की रिसर्च भी करते चलें, ठीक है, ठीक है। हाँ, 3 रेवोल्यूशन और हैं, किस किस फील्ड में, किस किस सेक्टर में, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। एक आपने सही कहा, और दूसरा, हाँ, और इसके लिए तो हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, और चलो बताऊंगा, क्वेश्चन है इसमें। अब वापस आ जाओ और उस चीज़ पे बात कर लेते हैं जो मुझे आज तुम्हें पढ़ानी है, सबसे इंटेलिजेंट है। लो जरा एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो। क्यों चाहिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ताकि हमें क्या मिल जाए? स्पीड, सटीकता और प्रभावशीलता। चलो, अब तुम सबके दिमाग में इतनी देर से एक बात तो आ जानी चाहिए बड़ा कायदे से कि सर हमने हर तरीके से पढ़ लिया, अब हमें ये जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मायने क्या होते हैं। तो लो भैया, उससे पहले एक बार ये सवाल देख लो, फिर मैं तुम्हें बड़े अच्छे से बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो बताओ इसका उत्तर। जिसको इंग्लिश में जानना हो इस प्रश्न को तो चिंता ना करना, इंग्लिश में भी ये प्रश्न तुम्हें आगे मिल जाएगा, ठीक है, मैं दे दूंगा आगे। पहले इसको बताओ। विकास की वर्तमान स्थिति में, अभी प्रेजेंट टाइम के डेवलपमेंट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनमें से क्या क्या काम करने में सक्षम है, ये क्वेश्चन का मतलब है। दोनों फैजान ध्यान देना इधर। पहला, औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत कम करने में। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, क्या ये उसको कम करने में हेल्प कर सकता है। दूसरा आ जाता है सार्थक लघु कथाएं, यानी गाने बनाने में, छोटी स्टोरी बनाने में। तीसरे नंबर पे आ जाता है रोग निदान, यानी कि डिसीज़ को क्योर करने में, जैसे बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में जब किसी को क्योर करा जाता है मरीज को तो उसमें क्या हेल्पफुल। चौथा आ जाता है पाठ से वाक स्वतंत्रता, यानी इसका मतलब ये होता है कि सुन के स्पीच से टेक्स्ट में बदल सकता है, कि तुम बोलते जाओ और ये टेक्स्ट लिखता जाए, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। उसके बाद लास्ट में विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन, क्या वाईफाई या वायरलेस माध्यम से करंट को सप्लाई करा जा सकता है दूसरी डिवाइस में? तो इसका उत्तर तुम्हें क्या लग रहा है? हाँ, इसमें कौन कौन से विकल्प ठीक लग रहे हैं, कौन सा नहीं लग रहा है, ये यूपीएससी का प्रश्न है। तभी मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बताया स्टार्टिंग में। देखो हमने ये बना लिया, ऐसे बना लिया, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दो तो इनमें से 2-3 चीज़ें तो आप करते ही हो। जैसे ये वाला देखो, सार्थक लघु कथन। अगर आपने सुना हो कि ओपन एआई नामक एक प्राइवेट कंपनी है, उसने एक ऐप डेवलप करी चैटबॉट, पता है ना आपको? तो चैटबॉट क्या है कि आप उससे कहोगे हे मेक अ सॉन्ग फॉर मी, तो आपके लिए सॉन्ग बना देगी, पीपीटी बना देगी। तो ये वाली बात तो ठीक हो रही। अब रोग निदान में क्या है कि अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने जब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा, यानी वैश्विक साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर करी, तब भी उन्होंने वहां जाकर के ये बात कही कि विनाश और विकास दोनों किया जा सकता है। एग्रीकल्चर फील्ड में बढ़ावा देना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, और रोग निदान में बढ़ावा देना है। और रोग निदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर रहा है, ये भी मैं बता दूं। इस पे आ जाओ, बत्ती की खपत कम करने में सर कर सकता है, बता सकता है कि आप इस वायरिंग को ऐसे करो, नई टेक्नोलॉजी का ऐसे यूज़ करो। उसके अलावा बना लेता है गीत और कथाएं। रोग निदान, हाँ, टेक्स्ट टू स्पीच तो तुम अपने मोबाइल में कर ही लेते हो, बोलते जाओगे कीबोर्ड में, लिखता चला जाएगा, ठीक है। अब आओ लास्ट वाले पे, वायरलेस के माध्यम से बिजली ट्रांसफर हो सकती है। तो अगर यूपीएससी का ये प्रश्न आया था तो इसका उत्तर था 5। क्यों? क्योंकि आपके पास वायरलेस चार्जर भी आ गए हैं, जो आप रखोगे उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आते ही जैसी दूसरी डिवाइस रखोगे उसमें करंट जाना शुरू हो जाएगा, बिना एक्चुअली किसी चीज़ को प्लग इन करे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत बेसिक बनते हैं, ऑब्जर्वेशन पे बनते हैं। ये बात आ रही समझ? तो ये कोई ऐसा खतरनाक टॉपिक नहीं है कि तुम मशीन के अंदर कोडिंग जानो, बाइनरी हेक्साडेसिमल जानो, नो नीड। बस आपको ये पता होना चाहिए बेसिक काम करता है क्या। चलो, ये आ गई बात समझ में? इतनी आ गई? चलो भाई अब शुरुआत कर देते हैं पहले कि था क्या। लो जरा इस चार्ट को देखना, और उससे भी पहले मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये बताओ, किसी ने ये सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लोग ये कह रहे हैं, इसके जनक या फादर कौन होंगे? कोई तो रहा होगा जिसने सबसे पहली बार इसको बोला होगा मुंह से। 1950 में बोला था? अच्छा, किसने बोला था? ठीक बता रहे हो आप, गलत नहीं बता रहे हो। नहीं याद आ रहा कोई ऐसा? क्योंकि सबसे पहले ये तो सोचना ही होगा ना कि ये चीज़ किसने कही, है ना। क्रैश कोर्स चल रहा है, किसने कही? मिजान सर ने। कहाँ चल रहा है तो पता ही नहीं, तो ऐसे ही आ गए, यानी बाहर जा रहे थे, आ जाओ भैया आ जाओ, ई रिक्शा उतारो, बैठो कोर्स करो। तो ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक व्यक्ति का नाम मत भूलना, उस व्यक्ति का नाम था जॉन, लिख लेना, जॉन मैककार्थी। 1950 में इसने इस शब्द को पहली बार पॉपुलर कर दिया था। कहा जाता है यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक है। अब जो मैं चीज़ें बनाऊंगा वो फ्लो चार्ट के माध्यम से, जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही बनाते चलना, ठीक है। फ्लो चार्ट के माध्यम से ही नोट्स बनते हैं, पूरे पैराग्राफ बनाओगे तो हो गया काम।
ठीक है, बस राइटिंग अपनी साफ रखना, मेरी राइटिंग में मत जाना, ठीक है। तो जॉन मैकार्थी ने ये सर कहाँ बोला, कौन से चौराहे पे, ठीक है, तो भैया केसरबाग चौराहे पे नहीं बोला इनने ये बात बोली थी डार्टमाउथ सम्मेलन में। सम्मेलन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्रेंस। कब हुई थी सर ये कॉन्फ्रेंस? 1956 में। कहाँ हुई थी? डार्टमाउथ विश्वविद्यालय में। कहाँ है सर ये डार्टमाउथ विश्वविद्यालय? ठीक है, तो भैया ये है यूके के अंदर। ये बात आई समझ में? ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये कहाँ से आया, कौन जनक, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पापा जॉन मैकार्थी, जिन्होंने फाउंडर पॉइंट द टर्म। उसके बाद कब बोला था? 1950 में। लेकिन ये इस पर डिस्कशन कब हुआ था? 1956 के अंदर डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहाँ है? डार्टमाउथ एक यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो भैया यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, इसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। कहीं उत्तराखंड पीसीएस में बह जाओ, ये लिख लिया। अब उसके बाद जैसे ही 1956 में ऐसा कुछ हुआ, तभी अचानक एक देश है, उसे प्यार से आज की डेट में हम कहते हैं रशिया, क्योंकि यूएसएसआर था 1923 से चलता गया 31 दिसंबर 1991 को ये यूएसएसआर 15 भागों में टूट गया। उन्हीं 15 में से जो सबसे बड़ा भाग है उसे प्यार से रशिया कहते हैं, समझ गए। ये जो यूक्रेन विवाद था, तो यूक्रेन पहले यूएसएसआर की सीमाओं के अंदर ही था, लेकिन बाद में टूट के अलग अलग चल गए, ठीक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब पड़ा होगा, तो यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए, ऐसा आप आईआर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा रशिया को ये बात बड़ा अच्छी लगी। रशिया वाज लाइक हम करेंगे, सबसे पहला रॉकेट इन्वेंट कौन करेगा? हम करेंगे। सबसे पहले एआई पे काम कौन करेगा? हम करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कुछ होता है तो हो सकता है इस ब्रह्मांड में भी हो, दूसरे ब्रह्मांड में भी हो। कहावत नहीं सुनी, आई विल टेक यू टू स्टार्स। तो भैया इनने कहा कि अब खोज शुरू कर दो। इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहला मिशन बनाया और उन्होंने 1957 के अंदर स्पुतनिक 1 नाम की पहली सैटेलाइट स्पेस में भेज दी कि जाओ, तुम वहां जाओगे, तुम हमें रेडियो एक्टिव तरंगों की सूचना भेजना, हम वहां पर कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन के माध्यम के था, इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रोग्राम था। तो याद रखना सबसे पहली पहल करी यूएसएसआर 1957 में। कौन सी सैटेलाइट भेज के? स्पुतनिक 1, ठीक है। लिखते चलना, राइटिंग अपनी साफ रखना। 1957 स्पुतनिक 1, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तुम्हें एक बात समझ आना चाहिए बड़ा प्यार से कि भैया स्पुतनिक 1, ये देखो मैंने ये लिख दिया, किसने भेजा था? सोवियत यूनियन ने, ठीक है। अब तुम्हें ये बात पता आना चाहिए कि 2 देश ऐसे हैं जिनको बोला जाता है कि अगर वो 2 देश आपस में नहीं लड़ते तो आज विश्व का नक्शा कुछ और होता। जिन 2 देशों के मध्य में शीतकालीन युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था, उन देशों का नाम था रशिया और अमेरिका। वो तो आज हम बोलते हैं, पहले था यूएसएसआर और यूएस। इन दोनों देशों की वजह से साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में बट गए, क्यूबा मिसाइल की समस्या आ गई और इतना ही नहीं वर्ल्ड मैप का नक्शा बदल गया। तो जैसे ही रशिया कुछ करता है, मान के चलो ये दोनों हैं, इनमें से फिजा और ये, इन दोनों ने कहा हाँ आईएएस बनोगी, मैं भी बनूंगी, तो आपस में कंपटीशन चल रहा है। अब इन्होंने आज ही जाकर के अभिषेक सर का कोर्स सब्सक्राइब कर लिया, तो ये बोली अच्छा मैं भी मिजान सर का कोर्स सब्सक्राइब कर लूंगी, भाई कंपटीशन चल रहा है। तो रशिया ने क्या करा, जब स्पुतनिक 1 पहली लॉन्च कर दी तो इस बात का सबसे बुरा किसको लगा होगा? अमेरिका को। अमेरिका ने बेटा तुरंत ही अपना एडवांस रिसर्च प्रोग्रामिंग एजेंसी बना दी, तुरंत ही। इसके रिटेलिएशन में, अगर आपको ये लिखनी हो तो ऐसे लिखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने, यानी इसके जवाब में बेटा अमेरिका ने अपने 2 प्रोग्राम बनाए। उस 2 प्रोग्राम का मतलब समझिएगा, पहले उसी प्रोग्राम का नाम था आरपा। क्या नाम था? आरपा, एडवांस रिसर्च प्रोग्रामिंग एजेंसी। यही दिखा देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तुम्हें आरपा दिखाऊं मैं कहां गया। ठीक है, ये रहा आरपा, इसके बारे में लिख लो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अगर फुल फॉर्म लिखनी है तो, ठीक है। याद रखिएगा ये कब फॉर्म हुआ? 1958 में, 1958 में। क्यों? क्योंकि रशिया ने सबसे पहले कब भेज दिया अपना सैटेलाइट? 1957 में। तो उसी के जवाबी कार्रवाई करते हुए जस्ट अगले साल अमेरिका ने क्या बना लिया? आरपा। लेकिन अमेरिका ने बाद में आरपा प्रोग्राम के अंदर संशोधन कर दिया और इस प्रोग्राम को इंफॉर्मेशन से हटाकर डिफेंस के लिए प्रयोग करने लगा। तो इसके नाम से लग गया डारपा, यानी DARPA, डी और लग जाएगा। तो उस
समय का आरपा आज की डेट में पढ़ा जाता है डारपा। क्यों? क्योंकि ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो डिफेंस के लिए समर्पित हो गया। ये बात भूलिएगा मत, ठीक है? ये लिख लिया तो लिख लो, ठीक है? एडवांस रिसर्च, हाँ जूम कर दें, ये लो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। फुल फॉर्म लिख लो, स्लाइड तो आपको शेयर हो जाएगी, चिंता ना करिए। लिख लिया आरपा। अब लिख लीजिए डारपा। ये कब हुआ? ये अमेरिका ने करा। कब? 7 फरवरी 1958 को। किसके जवाब में? तो भैया रशिया के जवाब में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे ही रशिया और अमेरिका ने ये काम कर दिया, बेटा जापान को लग गया और बुरा। जापान को लगा कि हमें टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। अब एआई के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने जब जिक्र करा तो सभी लोग हाथ धो के एआई के पीछे पड़ गए। सबको लगा एआई कुछ तो ऐसा है जो विनाश कर सकता है, विकास भी कर सकता है। क्योंकि डार्थ माउथ सम्मेलन के अंदर जब किसी चीज़ पर चर्चा होती है तो बड़े बड़े देश उस तरीके की टेक्नोलॉजी को फटाफट करने के लिए, अचीव करने के लिए भागते हैं। आपको ये पता है कि चंद्रमा का जितना भाग हमें दिखता है और उसके पीछे वाला भाग नहीं दिखता, चाइना उस भाग के पीछे हाथ धो के पड़ा। क्यों पड़ा है सर? क्योंकि उसने चांग ई मिशन भेजा था। उसे ये पता चला था कि लगातार सूर्य की किरणें चंद्रमा के पीछे वाले भाग पे गिरती हैं, जिसकी वजह से हीलियम मिल रहा है वहां पर। और ये जो हीलियम है, अगर ये चाइना ले आता है तो आप याद ये समझिए उसके पास सबसे यूनिक फ्यूल होगा, ऐसा ईंधन होगा जिसके वजह से पता नहीं वो क्या क्या कर सकता है। तो वो अपने मिशंस कर रहा है, उसी के अध्ययन के लिए चाइना ने सबसे पहले प्रयास करा। तो नई नई टेक्नोलॉजी पर प्रयास करने के लिए देश आगे रहते हैं। जब रशिया ने 1957 में स्पुतनिक भेजा, अमेरिका ने आरपा बनाया, आरपा को बाद में डारपा बनाया। इस बात के जवाब में जापान भी खिसिया गया। जापान बोला कि भैया अब हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो भाई जापान ने क्या काम करा? जापान ने लॉन्च कर दिया 5th जनरेशन प्रोग्राम 1982 में। ये ध्यान रखिएगा, कब? 1982 में जापान ने क्या लॉन्च कर दिया? 5th जनरेशन प्रोग्राम। बनाते चलना, जापान ने लॉन्च कर दिया 5th जनरेशन प्रोग्राम। ये जनरेशन प्रोग्राम कितने सालों के लिए था? 10 साल के लिए। इसमें वो क्या करने वाले थे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 10 साल तक समझ के बनाना, बुनना, रिसर्च करना, सब करने वाले थे इसमें। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सीक्वेंस को आपको अगर आ जाता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नहीं बता पाओगे तो फिर समस्या आएगी, उसको लगेगा इनको पता ही नहीं है एआई के बारे में क्या है। तो ये प्रस्तावित चीज़ें, थोड़ा बैकग्राउंड है, ठीक है? तो फिर से वापस आ जाओ। जॉन मैकार्थी 1950, कहाँ सम्मेलन? डार्टमाउथ। कौन से विश्वविद्यालय में? डार्टमाउथ विश्वविद्यालय में। बेटा उसके बाद सबसे पहले सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 बना दी, सैटेलाइट। कब? 1957 में। जवाब में किसने अपने प्रोग्राम लॉन्च करा? अमेरिका ने, जिसका नाम पहले आरपा था, लेकिन इसको क्या बना दिया? डारपा। बस डी लग गया, डी फॉर डिफेंस। इसके जवाब में जापान ने 1982 में क्या बनाया? 5वें जनरेशन के कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि कितने साल के लिए थे? 10 कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। अब इसी के जवाब में हमारे ब्रिटेन भैया ने 1990 में अंतिम प्रोजेक्ट लॉन्च करा। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट एलवी, ALVE। प्रोजेक्ट एलवी, ALVE। लिख लिया? ऐसा चार्ट आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है? सर हमारे दिमाग में ऐसा चार्ट रहेगा, अभी चेक कर लेते हैं, लाइव टेस्ट ले लेते हैं। यह है समझ में? सोवियत संघ, USA, जापान, फिर सबसे लास्ट में ब्रिटेन कह लो चाहे UK कह लो, उसका कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट एलवी, ALVE। लो भाई लो, फिल इन द ब्लैंक्स भरो। बताओ सर्वेश, 1982 में कौन सा प्रोग्राम बनाया था जापान ने? हाँ भाई, 1982 में जापान ने कौन सा, कितने सूत्री प्रोग्राम बनाया था? कौन से जनरेशन के लिए? 5th जनरेशन के लिए। कितने साल के लिए था? ठीक। 1958 में क्या हुआ था? डारपा। उससे पहले आरपा डारपा। 1957 में स्पुतनिक 1। और सबसे लास्ट में 84 से 90 के फेस में ब्रिटेन ने क्या डेवलप करा? एलवे, प्रोजेक्ट एलवे, ठीक है? स्पुतनिक, आरपा डारपा, जापान का 5 जनरेशन, और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10 हो जाता है। तो 5 जनरेशन प्रोग्राम 10 साल के लिए। और लास्ट में सबसे 1984 में एलवे, ALVE। बात आई समझ में या नहीं? क्योंकि अब तुम्हारे लिए एक नया डायमेंशन खुलने जा रहा है। अगर तुम बस इतनी हिस्ट्री में बोर हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ रहा है रश्मिका मंदाना का केस। भारत के अंदर AI की समस्याएं, क्या हो जब तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारी शक्ल का चला जाए। ध्यान दो,
ठीक है। चलो देखो बेटा, स्पुतनिक ऐसी थी दिखने में, इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। ये मिरर, गिलास, बोतल, कटोरा नहीं है, ये थी ही ऐसी। ये जाकर के आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिट में जब जाती है तो धीरे धीरे खुद को खोलती है, जैसे फूल एक पंखुड़ी की तरह खुलता है। उसके बाद में सर इनके अंदर कौन सा फ्यूल डाल देते हैं, ये कैसे ऊर्जा लेती हैं, क्या ये सूर्य ऊर्जा पे चलती हैं, कितने साल तक जीवित रहती हैं, ये सब तो मैं बताऊंगा मैं आगे स्पेस प्रोग्राम जब पढ़ाऊंगा। और बड़ा प्यार से स्पेस प्रोग्राम पढ़ेंगे। स्पेस प्रोग्राम की श्रेणी होती है, जैसे आप पढ़ते होगे ऑर्बिटर मिशन भेजा, इंटरसेप्टर मिशन भेजा, तो ये मिशन से ही तुम पकड़ जाओगे। खैर अभी वापस इस पे आ जाओ। जापान का कितने सूत्री प्रोग्राम था भैया? 5th जनरेशन प्रोग्राम। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। जापान की यूनिवर्सिटी का ही लेख है। चलो लो जरा इसको पढ़ो और चौंको। नहीं पहले इंग्लिश वालों को पढ़वा देते हैं। लो ब्रिटिशर्स पढ़ो। क्या हो कि अगर तुम्हें पता चले कि हमारी दिल्ली मेट्रो में जो ड्राइवर भैया बैठे हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली मेट्रो ड्राइवर लेस हैं, उसमें ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं। फिर बिठाते क्यों है सर? ताकि जनता उतर के डर के मारे भाग ना जाए। अब जिस दिन लोगों में डर निकल जाए। ये संभवतः ऐसी ट्रेनें हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम दिल्ली के अंदर जो ट्रेन हैं उनमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, मशीन ऑपरेटेड है खुद से। क्या गजब बात है, समझे? लेकिन तुम्हें डर ना लगे, साइकोलॉजिकली तुम ना परेशान हो जाओ, किसी दुविधा में ना जाओ, इस वजह से एक ड्राइवर को वहाँ पर बस खड़ा कर देते। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये है टेक्नोलॉजी, इतना आगे स्कोप बढ़ गया है। बात आई समझ में? ये लिखा है दिल्ली मेट्रो भारत में एकमात्र चालक रहित ट्रेन परिचालन। खैर ये भी छोड़ो, अब आ गया जो मेट्रो कार्ड तो देखे ही होंगे सबने, ठीक है। अब जरा सोचो कि आप में से कोई 20-25 साल से अपने किसी एक स्पोर्ट में चैंपियन हो। चैंपियन का मतलब समझते हो कि मान के चलो आप चेस खेल रहे हो, तो अब आप 20-25 साल से वर्ल्ड चैंपियन की उपाधि लेते आ रहे हो, आपको कोई हरा भी ना पाए, तो आप तो ये सोचोगे वाह मेरे सामने कौन है। लेकिन बेटा ऐसे एक दुख की घड़ी आ गई चेस चैंपियन खिलाड़ी के सामने। ये लो इनको देखो, इनका नाम है गैरी कैस्परोवा। ये रहे गैरी, बीच वाला मुझे भी नहीं आता, कैस्परोवा आसान लगा। तो गैरी कैस्परोवा जो हैं भैया, इनके साथ डीप ब्लू नाम का IBM का बनाया हुआ कंप्यूटर बैठता है चेस खेलने। और पहले राउंड में तो वो हार जाता है क्योंकि वो डेवलपिंग फेज में होता है, लेकिन जब अगले राउंड में बैठता है तो इनको हरा देता है। सोचो, ये वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं। ये देखो ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है, किस किस टाइम पे रहे लिखा हुआ है। और बेटा कैस्परोवा जी जब इसके साथ AI के साथ IBM के कंप्यूटर के साथ डीप ब्लू के साथ जब चेस खेलते हैं तो डीप ब्लू उन्हें हरा देता है। अब सोच के देखिए कि मशीन उनके पैतरों को, उनकी चाल को एनालाइज करके जब अगले राउंड में बैठती है तो उनको हरा देती है। तो यानी कि मशीन की लर्निंग कितनी खतरनाक हो सकती है। इस आदमी का करियर, मतलब इन्होंने जब खेलना शुरू करा, बुजुर्ग हो गए, इतने चैंपियनशिप जीते, और AI बोली बस 10 मिनट का खेल। तो AI इज टेकिंग करियर्स। अब ये देखो, अल्फागो नाम का एक गूगल ने, ठीक है, ये बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्भर एक सॉफ्टवेयर बनाया था। एक बोर्ड गेम होता है, इस बोर्ड गेम को खेला जाता है, इसमें भी 2 लोग लगते हैं। तो भैया ये जो अल्फागो नाम का कंप्यूटर प्रोग्राम था, इसने व्यक्ति को बोर्ड गेम में हरा दिया। और इतना ही नहीं, सिर्फ हराया ही नहीं, हर बार चाल बदल दी, मतलब हर बार नए नए तरीके से, नए पैटर्न से खेल के हरा रहा था। इसका पैटर्न ट्रैक करना मुश्किल पड़ गया कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको कैसे ट्रैक करें। तो सोचिए इस तरीके की चीज़ें। खैर अब और आगे आते हैं। मैंने आपको जो 3 लॉ रोबोटिक्स के बताए थे वो इशैक एसिमोव ने दिए थे, ये याद रखना, चाहो तो नहीं भी याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं एक ऐसी चीज़ की ओर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या AI के बारे में जान गए? सर हम इतना जान पाए हैं कि किसी भी मशीन को मानव क्षमता देना, मानव बुद्धिमत्ता देना, या मानव की तरह सोचने की कॉग्निटिव कंसाइंस देना, उसे कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या वो पॉसिबल है? सर काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। अगर AI की बात करें तो अब आपको ये डायग्राम आप मुझे बताते चलो। 1950 में इसके जनक का नाम क्या था? किस सम्मेलन के अंदर बात हुई थी? वेरी गुड। इसके बाद रशिया ने कब बनाया? क्या बनाया? इसकी जवाबी कार्रवाई में क्या करा? कौन सा देश था? क्या बनाया? ठीक है। आरपा डारपा के बाद 1958 के अंदर 1982 में क्या बनाया जापान ने? एग्जैक्टली 5th जनरेशन मिशन बनाया। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। बेटा उसके बाद सबसे लास्ट में 1984 से 1990 के समय पे डेवलपमेंट करा प्रोजेक्ट एल्वे का। किसने? सर ब्रिटेन कह लो चाहे UK कह लो। ये बात आई समझ में? इतना आपको फ्लो चार्ट मेरी तरह फिंगर टिप्स पे होना चाहिए AI के बारे में कम से कम, ठीक है। सर AI को लेकर के अब हमें क्या समझना है? तो वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ AI। अब AI 2 प्रकार के होते हैं, ये जानना है। AI होता है वीक और AI कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो?
सर वीक एआई मतलब 10 किलो से नीचे, स्ट्रॉन्ग एआई मतलब ज़्यादा भारी होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। आप जो अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करते हो, जैसे आपने गूगल असिस्टेंट को कमांड दिया कि हे गूगल कॉल वंदना, हे गूगल कॉल फैजान, तो जो गूगल कॉलिंग करता है बेटा ये वीक एआई होता है। वीक एआई मतलब जिसको सीमित कार्य करने के लिए डिज़ाइन करा गया। जैसे आपने अपने कॉल फंक्शन पे गए, वहाँ पर आपको एक माइक दिख जाए, आपने माइक दिखाया और आपने कह दिया कि भैया कॉल करो, या गूगल का सर्च बार, उसमें आपने बटन दबाया, उसने सर्च कर दिया। लेकिन क्या उस बटन को दबा करके आप कोई अन्य काम कर सकते हो जो मशीन से जुड़ा हुआ हो? नहीं कर सकते, सिर्फ मशीन तक सीमित है वो। इसे कहते हैं वीक एआई। लेकिन स्ट्रॉन्ग एआई खतरनाक चीज़ है, यानी मशीन खुद के एरर को करेक्ट कर ले। मशीन जान जाए कि मेरे में एक खामी है, मशीन जान जाए कि सामने वाले व्यक्ति का जो इलाज करना है, ऐसी दवा पूरे वर्ल्ड में नहीं बनी, लेकिन इन चीज़ों को मिला के दवाई बनाई जा सकती है, जिसके लिए वो प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो सोच समझ के उससे आगे की आधुनिक चीज़ें कर ले, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। और आज की डेट में इंडिया को अगर खतरा है तो किससे है? स्ट्रॉन्ग एआई से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एआई ही विनाश की ओर ले जा सकती है। विकास की ओर तो ले जाए, लेकिन विनाश की ओर भी एआई ले जा सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना। जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ तो दे दो। हिंदी वालों परेशान मत होना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विस्तार किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है बताओ? जिसने ऑल ऑफ द अबव बोला एकदम ठीक बोला। डायग्नोसिस में हाँ, गेम प्लेइंग में अभी दिखाया गो बोर्ड और चेस, ठीक है। और उसके अलावा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में तो तुम्हारे मोबाइल के अंदर कैलेंडर, डायरी, मैनेजर सब है ही है। लो इसका भी उत्तर दे दो फिर। डैश इस या उदाहरण है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एजेंट का। कौन कौन एजेंट बन सकता है इनमें से? क्या तुम बन सकते हो एजेंट मशीनों के? कैसे बन जाओगे? नहीं बन सकते। क्या ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट बन सकते हैं? सर पता नहीं, लेकिन ये तो इसका आंसर सिर्फ यही होगा। क्यों? क्योंकि तुम एलिमिनेट भी कर ले रहे हो। हालांकि एलिमिनेशन जैसा आप कुछ बचा नहीं है, खत्म कर दिया यूपीएससी ने 2023 में, लेकिन इतनी बुद्धि लगा सकते हो कि अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, अगर ए नहीं बन रहा तो डी तो बन ही नहीं सकता। इन दोनों में से हम चॉइस कर सकते हैं, तो रोबोट सबसे ज़्यादा क्लोज है। बात आई समझ में? ऐसे करके आप लगा सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रटी रटाई जो डेफिनेशन है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनें बनाना है, ताकि मशीन उस तरह बुद्धिमानी से सोच सके जैसा मनुष्य करता है। ये बात आई यहाँ तक समझ में? नहीं आई तो इस पे आ जाओ। ये लो, एआई को मशीन लर्निंग बोला जाता है, और एआई मशीन लर्निंग का मतलब है जैसे इंसान करते हैं। दो तरीके का होता है। कैसा? एक होता है सर वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। इस चार्ट को बना लो जैसे मैंने बनाया। फ्लो चार्ट के माध्यम से ही बनाना, पीडीएफ पढ़ते रहो, फ्लो चार्ट के साथ में रिवाइज करते चलो। ऐसे ही क्रैश कोर्स में जल्दी रिवाइज हो पाएगा। ठीक है, मशीन लर्निंग, मशीनें लर्न कर रही हैं, पता नहीं कौन सा विद्यालय खुल गया है। एग्जैक्टली, क्योंकि चैट जीपीटी के बारे में अगर बात करें तो आपको भी बताऊंगा कि चैट जीपीटी इसलिए है बिकॉज इट कैन परफॉर्म वेरी वर्सेटाइल वर्क्स। जैसे आप उससे बोलोगे मेक अ सॉन्ग, जिसके अंदर सिर्फ आपका ही नाम है, तो वो सब कुछ कर देगी। मतलब साउंड है। अभी आप कल देखो ना, एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च हुआ है, डेबिन। ठीक है, डेबिन। तो डेबिन कोडिंग करेगा। कोडिंग का मतलब सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो जितने भी अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनकी नौकरी खतरे में। मतलब एक बेसिक चीज़ है। वीक और स्ट्रॉन्ग एआई पे सवाल आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग एआई क्या है, वीक एआई क्या है, तो आपकी एक समझ होना चाहिए। वीक मतलब जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन तक करती है। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर एक आप मशीन ले आते हो जो पोछा लगाती है, तो वो वीक एआई है। लेकिन अगर आप एक ऐसा रोबोट ले आते हो जो आप घर पे नहीं हो, आपके घर लौटने तक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि आप लेट हो सकते हो, डिनर भी बना के रख दे, तो भाई इट इज़ नॉट अ वीक एआई, इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एआई। तो ये बात को समझना। एआई विनाश और विचारक दोनों तरीके का काम करती है। कैसे? तो बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये वही सवाल हिंदी अंग्रेजी में था। अब आ जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दो ब्रांच हैं। पहला है मशीन लर्निंग, दूसरा डीप लर्निंग। ये जो मशीन लर्निंग होती है बेटा, ये मशीन लर्निंग वही चीज़ है कि जो आप मशीन को प्रोग्राम कर दो, मशीन सिर्फ उतना ही काम करेगी, जस्ट सिमिलर टू BKI। लेकिन ये जो बेटा डीप लर्निंग होती है, ये खतरनाक है। यहाँ मशीन खुद को एरर को ठीक कर देगी। जैसे एक मशीन है, अभी क्या होता है कि आपका फैन चलना बंद कर दे और बहुत स्लो चले, तो आप किसी इलेक्ट्रीशियन को लाओगे, वो इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन सोचो ये मशीन इतनी उन्नत हो जाए कि ये शाम
शाम तक अपनी क्वाइलों का खुद ही इलाज ढूंढ के खुद ही उसको रिकवर कर ले, तो आप क्या कहोगे, यार ये तो कुछ बियॉन्ड यूनिवर्स वाली बात हो गई। तो ऐसा काम करने की डीप लर्निंग मशीन के अंदर समझ आ चुकी है, वो जान चुकी है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मशीन लर्निंग क्या है, तो आप याद रखिएगा, आपको एक बड़ा छोटा सा फैक्ट देता हूँ, आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा, आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। आज आप लोग अपने मोबाइल का इंटरनेट ओपन करिएगा, ठीक है, फ्लिपकार्ट ऐप एक बार ओपन करके वापस से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपने ओपन करा, टैब आ जाते हैं रिसेंट टैब को क्लोज करा आपने और छोड़ दिया, नेट बंद नहीं होना चाहिए। अब आप बात कीजिएगा अपनी फ्रेंड से कि वो नए वाले शूज़ आए हैं, या वो नई वाली नेल पेंट आई है, या वो फ्लिपकार्ट पे नया वाला कुछ आया है, तो थोड़ी बहुत देर में आपको एडवर्टीजमेंट फ्लिपकार्ट पे जान पूछ के, अभी आपने सर्च नहीं किया, तो आपको थोड़ी देर बाद फ्लिपकार्ट पे ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखने लगेंगे या गूगल पे दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये होती है मशीन लर्निंग। लो तो अलग ही आ गई मशीन लर्निंग, है ना। जस्ट आ सेकंड गाइस, एक बार देख लो मैं कहाँ कनेक्शन चला गया इसका। अच्छा, ट्रांसमिशन फेल्ड। चलो कम से कम दिख तो रहा है, बड़े छोटे चक्कर में नहीं पड़ेंगे अभी, ठीक है। तो आ जाओ, मैं इसको जूम कर दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा कि मशीन लर्निंग क्या होती है, बहुत सारी मशीन कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, जैसे एल्गोरिदम्स बोलते हैं। एल्गोरिदम का शुद्ध मतलब होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब होता है गणना करना, गिनना। तो मशीन लर्निंग का मतलब जब ये कैलकुलेशन कर ले कि आपने क्या सर्च करा है, क्या आसपास की पॉसिबिलिटीज हैं, तो मशीन इतनी होशियार होती है। जैसे आपने कार डाला, अब उसने देखा ये इंडिया में रहता है, इसके घर के पास में, क्योंकि आपका लोकेशन भी ऑन है, मारुति की एजेंसी है, तो क्यों ना मैं इसको सबसे पहले मारुति की कोई कार प्रेफर करूं। ये होती है मशीन लर्निंग, जो परिस्थिति के हिसाब से आपके मोबाइल में परमिशन के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करके और नियर बाई चीज़ें दिखाती है। ऐसा होता है। आप जब भी देखिएगा, आप अपने घर के आसपास कोई रेस्टोरेंट हो और अगर आप उस पर एक बार विजिट करेंगे और आप नेट वगैरह ऑन करते हैं, तो कई बार आपके पे एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाता है, गूगल पे शो कर देगा। या फिर आपके आसपास कोई अच्छा सा मॉल हो, वहाँ के एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये एल्गोरिदम, उसको पता है ये बार बार फ्रीक्वेंट जाता है। सर इससे कंपनियों को फ़ायदा क्या है? जैसे फैज़ान महीने के अंदर 5 बार जम्मू जाए, ठीक है, या 5 बार गुजरात जाए, तो जब इनका मोबाइल भी साथ में जा रहा है, मोबाइल का जीपीएस भी साथ में जा रहा है, इनकी लोकेशन भी जा रही है, अब वो समझ जाएगा ये व्यक्ति हर सोमवार को या हर बुधवार को ट्रैवल करता है, तो वो इनके मोबाइल पे ट्रैवल टिकट दिखाने लगेगा। अब जिस कंपनी ने गूगल को सबसे ज़्यादा पैसे दिए होंगे, वो उसी कंपनी के द्वारा टिकट बुक करने का प्रचार करेगा। ये बात होती है कि बार बार इक्जिगो, बार बार तमाम कंपनियां हैं, अब ये कहेंगे कि अच्छा चलो एक ना एक बार मैं इस ऐप को ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार लिख के भी आएगा इस ऐप से बुक करने पे पाएँ स्विगी का एक कूपन ऑफ। ये चीज़ होती है। अब आप जरा इसे सोच के देखो ना, मैं कभी गुजरात गया और ना ही मैंने गुजरात के अंदर कोई ऑफिस खोला, लेकिन मेरा कस्टमर गुजरात तक कैसे पहुँच रहा है? इस मशीन के माध्यम से। इतनी खतरनाक चीज़। और आजकल वैसे भी सारे बिजनेस कैसे चल रहे हैं? सारे बिजनेस तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन पे चल रहे हैं, है ना। लो बेटा जरा इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो। विच इज कंसीडर्ड, इनमें से कौन सी चीज कंसीडर की जा सकती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक ब्रांच यानी एक शाखा के तौर पे? अभी जस्ट पीछे ही 2 शाखाएं बताई हैं। हाँ, 2 तरीके की लर्निंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। तो इनमें से एक शाखा की बात हो रही, साइबर। सर नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, सर ने मशीन बताया या डीप बताया, तो ये मशीन पे बन जाएगा ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। चलो डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग के अंदर मशीन खुद को ठीक कर ले। जैसे चेस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि मशीन जो है वो दूसरे व्यक्ति की चाल को समझ के अपने पैटर्न को बदल के हरा दे रही, तो ये डीप लर्निंग हो जाती है। बात आई समझ में? चलो तो सर अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप एआई के पीछे पड़े हो? तो लो एआई से होने वाले फ़ायदे और नफ़ा नुकसान की बात कर लें। क्या आप बता सकते हो मशीन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? सर मशीन व्यक्ति के कामों को आसान नहीं, लेकिन मशीन वो काम भी कर देती है जिन कामों को करने में प्रॉब्लम आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि रोड की जब सफाई होती है, इसमें जो नाले होते हैं उसमें हमारी आपकी तरह कोई व्यक्ति एंटर करता है, कई बार जहरीली गैसों के रिसाव की वजह से वहाँ पर उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो अब आप सोचो, अगर हम मशीन ऐसी बना दें जिससे उस जगह की साफ सफाई हो, और ऐसा एक कीर्तिमान कर भी दिया, इसके बेंजिंग की पहली मशीन लॉन्च भी कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने काम भी कर दिया है, और ये घटना भी पुरानी हो गई है। करंट में ढूंढिएगा कि ऐसी कौन सा राज्य है जिसने मैनुअल इसके बेंजिंग यानी मशीन के द्वारा इसके बेंजिंग शुरू कर दी और मैनुअल मानव के द्वारा बंद कर दी। तो ये इसके बेंजिंग का काम कर रहा है, क्योंकि मशीन उसे अच्छे से भी कर लेगी, मशीन में किसी की मौत भी नहीं होगी। दूसरा बेनिफिट देखिए, स्किल्ड लेबर। अभी अगर तुम्हें किसी
मनीष मल्होत्रा जी के पास जाना पड़ रहा है, और अगर AI आ गई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे लिए खुद ही डिज़ाइन करके घर पे दे देगी। सबसे बड़ी इशू ये बात समझे। तीसरा प्रोडक्टिविटी। तो अभी फिजा के घर वालों ने कहा सो जा बेटा, रात के 3 बजे तक तैयारी नहीं करते, सुबह 5 बजे उठ जाना। लेकिन यही बात फिजा 2 से कहा गया। फिजा 2 कौन थी? सर फिजा 2 एक मशीन है जो इनके पापा हाल ही में लेके आए, यार ये रोबोट बड़ा प्यारा है। तो भैया इनके घर में फिजा 2 को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि तुम भी 3 बजे सो जाओ, कल पढ़ लेना। बोली मैं तो मशीन हूँ, मुझे पता ही नहीं सोना क्या होता। तो समझे बात को कि मशीन की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई लेवल है। जो मशीन की प्रोडक्टिविटी है वो 24/7 है। तुम कितना भी काम करवाओ, मैं भी थक जाऊंगा, तुम भी तीसरे लेक्चर में बोर हो जाओगे, ऐसे तुम्हारी गर्दन गिद्ध की तरह लटक जाएगी, लेकिन मशीन की नहीं लटकेगी। वो देखो करके भी दिखा रही। सो मत, ठीक है बेटा। अब चलो, अब ऐसी नॉर्मल पॉइंट है तो तुम इतना बोल रहे होगे। सेंसिटिव वर्क। सेंसिटिव वर्क का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम आप व्यक्ति के लिए जटिल होते हैं। सर कौन से? तुम में से किसी को कहा जाए कि हम भेज दे रहे हैं स्पेस में, तुम्हें एक रॉकेट के अंदर डाल के स्पेस के अंदर जो बदलाव होते हैं उसका रिसर्च करके हमें बता दो, तो तुम कहोगे हमारी फैमिली है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा हम उसमें किसी रोबोट को भेज सकते हैं। या फिर जानवरों पर दवाइयों का प्रयोग होता है, क्या इम्पैक्ट होता है? अगर इसमें हम कहीं ना कहीं मशीन उस लेवल तक डेवलपमेंट करके नतीजे दे दे तो हम सेंसिटिव काम मशीन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ेगी व्यक्ति को ऐसा रिसर्च का काम कराने की। बात समझ रहे हो? नौसेना अभियान के अंदर कहीं डीप ओशियन के अंदर रिसर्च करने भेजा है तो मानव की जान क्यों खतरे में डालना, मशीन को उतार दो। समझे? तो ये सेंसिटिव कामों में। अगला आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। फायर कहीं पे लग जाती है तो तुमने देखा होगा कुछ लोग विशेष कलर के कपड़े पहन के घर में घुस जाते हैं, और जो व्यक्ति आग से झुलस रहा होता है उसको निकाल के लाते हैं। भाई ये भी डिजास्टर यानी आपदा के समय पे ऐसा होता है। तो अगर हम मशीन्स इस हद तक डेवलप कर ले तो बुद्धि लगाओ कि मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट में काम नहीं कर सकती। चलिए तो सबसे बढ़िया रहेगा कि कितनी मानव जाने मशीन के द्वारा। लेकिन वही वाली बात आ जाएगी कि इस पर भी एक मूवी मैंने देखी थी, उस मूवी में ये हो गया था कि एक महिला को जब वो बचा के ला रहा था रोबोट, ठीक है, डिग्निटी में ये बात कह रहा हूँ, तो वो महिला जो थी वो वॉशरूम में थी। अब वॉशरूम में जाहिर सी बात है नहाते समय व्यक्ति कवर्ड नहीं होता है, तो उस रोबोट से वो महिला कह रही है कि मैं कवर्ड नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है, इस अवस्था में बाहर जाने से बेटर है कि मैं घर के अंदर मर जाऊँ। लेकिन रोबोट ने उसको सेफ्टी ऑपरेशन के समय पे उठाया और बाहर लेके आ गया। ये मूवी का ही सीन है, वही वाले चिट्टीदार रोबो वाले का। तो उस लड़की की बड़ा इंसल्ट हो जाती है, तो उस इंसल्ट के चक्कर में वो मर जाती है। तो अब ये बनाए तो है मानव के अच्छे काम के लिए, लेकिन वो बेचारा तो जान ही बचा रहा था, उसको थोड़ी ना पता मशीन को। उसे प्रोग्राम किसके लिए किया गया कि कोई भी इंसान मिले उठा लाओ, लेकिन ये थोड़ी बताया गया कि किस स्थिति में मिले उठा लाओ, तो उसकी जान चली जाती है। तो मशीन के साथ ये समस्या, मशीन के पास एथिक्स नहीं। चलो एक और, डिगिंग एंड माइनिंग जरूरी है। अभी आपने देखा था उत्तरकाशी के अंदर मजदूर फंस गए थे, उत्तराखंड के अंदर। अगर मशीन डिगिंग करने गई होती तो हमें क्या करना होता है? एक बटन दबाना होता, मशीन ऑफ हो जाती, कम से कम मानव जान को तो खतरा नहीं होता। तो डिगिंग और माइन के ऑपरेशन में हमें भेजना चाहिए मशीन को। फार्मास्यूटिकल, कैंसर के इलाज में मशीनों को आगे बढ़ाइए, कैंसर के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाने के लिए मशीनों को आगे बढ़ाइए। इन सब चीज़ों को करने में मशीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा मैंने बोला स्पेस प्रोग्राम, तो फिर सर सारी की सारी मशीनें तो बहुत अच्छी हैं, बैंकिंग के काम में मशीन को लगा देना चाहिए ताकि नोट गिने जा सके, करेंसी चेक करी जा सके। बिल्कुल मैं सहमत हूं। तो फिर सर आपको दिक्कत कहां पे आ रही है? दिक्कत बेटा ये आ रही है कि जो चीज अगर तुम्हारे क्राइम को रोक सकती है, आपदा प्रबंध को बचा सकती है, तो खुद भी तो आपदा प्रबंध ला सकती है, आपदा ला सकती है। मेरी बात समझना, अगर मशीन साइबर क्राइम को रोक सकती है तो मशीन खुद भी तो एम्स इंस्टीट्यूट के सर्वर हैक कर सकती है। मशीन खुद भी तो बैंक से ट्रांजैक्शन, रशिया में बैठा हुआ कोई माफिया हैक करा के सारा का सारा पैसे की ट्रांजैक्शन रशिया में भी तो करा सकता है। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी तो मशीनों के साथ प्रॉब्लम है। मेरी बात समझिएगा। खैर, अब मैं तुम्हें रिसेंट में केस हुआ था उसके बारे में दिखाता हूँ। रश्मिका मंदाना का केस सुना था सभी ने? क्या हुआ था रश्मिका मंदाना के केस में? डीप फेक, बस इतना ही कहोगे? अच्छा, डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करा था सर? उनका मास्क कर दिया था। मास्क का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरी लेयर लगा दो, लेकिन रश्मिका मंदाना जी की वो ओरिजिनल वीडियो नहीं थी, वो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की थी। उनके चेहरे को, इनके चेहरे को लगा दिया था उन मैडम के चेहरे पे, और ये कारीगरी इतनी अद्भुत थी कि इसमें 1 इंच का भी पता नहीं चल पा रहा था। अभी भी कल एक काम करा है, कल AI के संबंध से नहीं करा, लेकिन अमिताभ बच्चन जी की फर्जी एंजियोस्कोपी की न्यूज़ चला दी कि भैया वो बीमार हैं, वो पहुंचे इलाज कराने। तो आज उन्होंने न्यूज़ निकाली कि भैया ये फेक है, ट्वीट करा ये जो मेरे बारे में न्यूज़ फैल रही। तो अब इस तरीके के जो फेक न्यूज़ बढ़ गई हैं, फेक चीज़ें बढ़ गई हैं, तो समस्या ये आती है, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, भारत में
अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती है, जो प्रॉब्लम है एआई की, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, कनेक्ट कर जाओगे। बताइएगा जरा बहुत ध्यान से, रश्मिका मंदाना के साथ जो क्राइम हुआ, क्या वो क्राइम, मेरी बात समझना, भारत के किस कानून में है? बताओ, गुनहगार को कौन सी सजा दोगे? बताओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने ऐसा कर लिया। अभी तक भारत में सजा के लिए दी जाती है भारतीय दंड संहिता, जिसे कहते हैं आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, और 1860 की थी, जिसे अभी जनवरी में लाया गया, पास किया गया। आ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? बैठ जाइए। हाँ, तो रश्मिका मंदाना क्राइम वाले सीन के अंदर मैं बस आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, बड़ा बेसिक, कि रश्मिका मंदाना अगर गई थाने में और थाने पे जाकर के भैया एफआईआर लिखवाती हैं वो कि देखो हमारे साथ किसी ने ऐसा ऐसा करा, तो पुलिस कौन सी धाराएं लगाएगी उनके ऊपर? तो तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कोई लॉ है ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कैसे रोकना है। प्रॉब्लम ये, अभी तक इंडिया में कैसे रोक रहे थे? तो भैया ऐसा नहीं रोक रहे थे। हमारे पास इंडिया में एक आईटी एक्ट है, इसे कहते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडिया के पास था, जो 2000 में बना था। फिर 2002 के आसपास में संशोधन किए गए, 2005 में अभी भी चल रहा है, संशोधन करे। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग डे बाय डे, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो तुम्हारे पास तो कोई कानून ही नहीं। सबसे बड़ा समस्या यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सजा किसको दें, उसके बनाने वाले को, मशीन को, या फिर मशीन ने जिसके लिए काम करा है उसको। सबसे बड़ा इशू ये है पहला, कि हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नॉट अवेलेबल है। इसी काम को करते करते भैया यूरोपियन यूनियन ने बाजी मार ली। यूरोपियन यूनियन जो कि 28 देशों की संस्था है, उसने बाजी मार ली। उसने ये काम कर लिया कि हम पूरे विश्व में खुद अपना लॉ एआई पे बनाने वाली पहली ऐसी संस्था है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट कर दिया। इसलिए ये न्यूज़ में रहा। अब जब ये बात पता चली, तो ये बात पता चलने के बाद हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर लेके बैठ गए GPAI। सर ये अब ये GPAI क्या है? तो बेटा GPAI चौथा सम्मेलन है, जिसे प्यार से बोलते हैं वैश्विक साझेदारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। कहाँ हुआ? तो ये भैया मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ। नई दिल्ली के अंदर ये चौथा आयोजन था। इससे पहले टोक्यो, जापान, पेरिस में हो चुका है ये आयोजन। इस आयोजन के अंदर यूरोपियन यूनियन, जिन्होंने ये पूरा लॉ बनाया है, जस्ट अभी पीछे ही बताया, वो और साथ में भारत, टोटल 29 देश एक साथ बैठे कि एआई विकास और विनाश को कैसे रोका जाए। तो यहाँ पर मैडम का, रश्मिका मंदाना का केस डिस्कस हुआ। यहीं पर एक नया टर्म निकल के आया, आई रावत। क्या निकल के आया? आई रावत। और बेटा इस आई रावत का मतलब ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिसर्च के पर्पस के लिए, नॉलेज के पर्पस के लिए, इन सब कामों के लिए यूज़ करेंगे। ऐरावत असल में एक गॉड है, उनका नाम है इंद्र। इंद्र के हाथी को ऐरावत बोला जाता था। तो ऐरावत सबसे शक्तिशाली क्रिएचर था जिसको वो वॉर में ले जाते थे। और हाथी वैसे भी विजडम के लिए जाना जाता है, क्योंकि हाथी के क्या होता है, बुद्धि बड़ी होती है, गजा। तो इस वजह से हाथी को नॉलेज ऑफ विजडम के रूप में देखा जाता है। आउल को भी, उल्लू कह के दोस्त को मत चिढ़ाना। यूनान के लोग जो है वो उल्लू को बहुत बुद्धिमान मानते हैं। कहीं तुम कह दो जाकर कह रहे तुम तो उल्लू, तो तुम्हारा दोस्त अब इतराए, तो इतना भी इतराने की जरूरत नहीं। उल्लू मतलब भारत में तो कुछ और ही है। तो बेटा याद रखिएगा कि वैश्विक साझेदारी के अंदर जो हमारे देश के रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐरावत पे जिक्र करा और उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृषि क्षेत्रों में बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की बातें उन्होंने करी और सारी चीज़ें करी। तो GPAI सम्मेलन जो है वो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हो गया। अब मैं आपसे बस लास्ट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जो कि 2 से 3 मिनट का रह गया, फिर इस सेशन को मैं ओवर कर दूंगा। ये चीज़ सबसे बड़ा इशू एक और है, लीगल फ्रेमवर्क भले ही ना हो, सबसे बड़ा इशू है न्यास, नियति, और सबसे बड़ी बात है एथिक्स। किसी को पता है कि एथिक्स क्या होती है? आपको एक सोने की चैन पड़ी मिली थी अभी लखनऊ वाले चौराहे पे, उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दोस्त पसीना पसीना हुआ, अरे सर को कैसे पता चला? तो आपको अगर अभी केसरबाग के पास में, आपको भी केसरबाग के पास में 2 तोले की मोटी सी बप्पी लहरी वाली सोने की चैन पड़ी मिल जाए, आप गए, आपने उसको उठाया, क्या करोगे आप? बेच देंगे। मशीन की एथिक्स अच्छी है, इंसानों की खराब हो गई है। और बताओ फैजान, आप क्या करोगे? चलो ठीक है, रिपोर्ट करना चाहिए। देखो दोनों मानव विचार आ गए सामने। हो सकता है ये कहें कि मैंने सर इंक्वायरी करी, कोई नहीं मिला, रास्ते का माल सस्ते में, तो भैया खत्म बात, जो भी हो गया काम, अपना आईफोन आएगा, ठीक है, अपना टाइम आएगी की जगह अपना आईफोन आएगा, बिना किडनी बेचे आएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा है, वो कह रहा है कि सर मैं रिपोर्ट करूँगा। यही समस्या है कि मशीन क्या निर्णय लेगी, ये सिर्फ मशीन जानती है।
उस मशीन के अंदर गांधी भी है, उस मशीन के अंदर भैया हिटलर भी है। अब पता चला एक छोटा बच्चा मशीन के पास आया, उसने मशीन को धक्का देके कहा मेरे साथ खेलो। मशीन बोली ओ इट्स अटैक, निकाली लेजर गन, धड़ूम, बोले टारगेट फिनिश्ड। अब पता चला भाई कोई आ रहा है पाकिस्तान से दूसरी तरफ से बॉम्ब लेके, बोले हम तुम्हारा इंडिया को उड़ा देंगे। बोले अरे भाई एक गाल पे तमाचा मारा, इधर दो और मार लो। हम तो असहिष्णु वाली पॉलिसी फेवर करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मशीन्स डोंट हैव एथिक्स। तो आप कहोगे सर मशीन के अंदर एथिक्स नहीं होता, इसका मतलब क्या है? कि बेटा प्रॉब्लम ये आती है कि मॉरल प्रिंसिपल तुम सीखते हो स्कूल में, कॉलेज में, घर में, ब्रेकअप से, दूसरे वाले से, 19 से मतलब समझो ऐसा, समझ गए तुम लोग इंटेलिजेंट। तो इस तरीके के तुम मॉरल ब्रेकअप्स झेलते हो अपनी लाइफ में। एग्जाम फेलियर से सीखते हो? नहीं सीखते हो। एक एग्जाम में फेल होने के बाद में तुम्हें लगता है कि आज हमने क्या सीखा, लेकिन मशीन किससे सीखे? मशीन तो कहेगी मेरे में खाना बनाने का प्रोग्राम डाल दो, मैं शाम को डोसा बना दूंगी। मेरे में से निकाल दो प्रोग्राम तो मैं पूरे घर को ही बेवकूफ़ बना दूंगी, मतलब जो भी है। तो अभी प्रॉब्लम ये है मशीन के केस में बेटा कि सभी लॉयर सदमे में आ गए। मैं खुद भी एक लॉयर हूँ, तो मैं भी सदमे में, क्योंकि ये जो मशीन है ये गूगल को स्टडी करके सारे लॉज जानती है, यहाँ के नहीं दूसरी कंट्रीज़ के भी। अब आप मेरे पास आएगी सर जी हमें डिवोर्स कराना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बगल में बैठा हुआ है अपना चैम्बर लेके, वो क्या कह रहा है धारा 13 के अंतर्गत तुम्हें इनके पास जाने की आवश्यकता नहीं, 25 रुपये की एप्लीकेशन लो लगा दो। सारे वकील सदमे में आ रहे हैं, 5,000 का काम 25 रुपये में करा रहा है ये। और दूसरी बात यह है कि आप कोई मशीन को खत्म करने जाओगे, बेटा मशीन खुद से कह रही है यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय मी, आई हैव आर्टिकल 21। अब तुम कहोगे बात तो सही कह रहा आई हैव आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति की आज़ादी है मुझे, तो तुम मशीन से कैसे निपटोगे? फिर अब दूसरी बात सुनो, तो सर वो हो सकती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कल को वो अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण में आपसे एक मांग करने लगे, वो तो बिल्कुल जायज़ बात है कि मशीन के लिए जी इसमें देने के बाद हो जाएगी। हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल मशीनों के लिए जो बात फैजान कह रहे हैं वो जायज़ है कि ना नागरिकता का प्रावधान है, ना किसी भी मशीन के पास ऐसा प्रोग्राम है कि हम उसको बचा के रखें। इंडिया में मशीन्स को हम नहीं मानते, हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की वैल्यू करते हैं। इनफैक्ट जानवरों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सख्त कानून नहीं है, ये भी आपको पता हो, वरना आप अपने घर में चूहे को मारे तो पता चला उसकी वाइफ चली जाए कोर्ट में, है मार दिया इन्हें, कपड़ा ही तो काटा था, नया ले लेते। मजाक की बात थी ये। वापस आ जाओ, क्रिमिनल्स को फ़ायदा हो रहा है। अब तुम जरा सोचो कि अगर कोई मशीन है और मशीन से कोई कैदी जाकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रिसर्च करता है कि मुझे किसी की हत्या करनी है, जरा मुझे बताओ कौन से कानून मुझे रोक रहे हैं, उन कानूनों से निपटने के उपाय बताओ, तो ये क्रिमिनल के लिए फ़ायदे की चीज़ है? नहीं है। मशीन का एक्सेस किसे मिले? ये फ़ोन रखा हुआ है, ये फ़ोन इन्हें मिला, ये पढ़ रहे हैं। ये फ़ोन मिला होता अभी एक जांच एजेंसी है पाकिस्तान की, तो वो कह रहा होता हाँ मकसद मत भूलना। तो बस समझो बात, मेरे कहने का मतलब है कि द यूसेज और द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनीथिंग एनी मशीन डिपेंड्स अपॉन द यूज़र। जैसे आप यूज़र, आपको बाइक मिली तो आपने भाई हेलमेट लगाया और आपने कहा आज से मैं पापा का चिमगादड़, उड़ गए आप लेकर के। अब वहीं लड़कियों को भी भाई बाइक स्कूटी सब मिली, समझ गए, तो वो तो वैसे ही फेमस है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास में कोई भी मशीन है, तुम उसकी क्या प्रोडक्टिविटी करते हो तुम पे डिपेंड करता है कि नहीं। ठीक है, मेरी क्लास ऐसी रहेगी इंटेलेक्चुअल वाली जोक्स के साथ में, सही है? कहीं बाद में आप जाके एक रस्सी, एक पंखा, सब घर पे ऐसे मम्मी जा रहा होगा, ऐसे ही होता है। देखो इफेक्टिव लर्निंग का नतीजा यही है कि थोड़ा सा बोर भी ना हो आप लोग, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए। चलो ठीक है, तो अब आ जाओ। अब कैंसर मुक्त वाला मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। फैजान बन गए डॉक्टर, फैजान ने कहा इस दुनिया से कैंसर मिटा दो, जाओ रोबोट जाओ। अब रोबोट गया, उनने कहा अरे इसका तो कैंसर आखिरी स्टेज पे, इंसानी मानना पड़ेगा, उन्होंने इंसानी साफ कर दिया। तो भैया कैंसर को मिटाने के लिए व्यक्ति साफ। हैकिंग बहुत पॉसिबल हो गई। दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसके सर्वर हैक कर लिए एआई की मदद से। और ये भी छोड़ो, अब उल्टा चल रहा है, लोग एआई सीख रहे हैं हैकिंग करने के लिए, फ्री में कोर्स आ रहे हैं। आपने यूट्यूब के अंदर गए और आपने कहा एआई मुझे सीखनी है। अब आप अपनी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहीं सीख रहे हैं, आप किस लिए सीख रहे हैं कि मुझे दूसरे व्यक्ति को परेशान करना है, उसकी लोकेशन निकालनी है। मैं तो तभी कहलाऊंगा सच्चा आशिक जब तक व्हाट्सएप हैक ना कर लूँ 2 बार। लिटरली लोग ऐसा करते हैं, ये फुलिशनेस है। तो क्या करा जाए? अब टेररिज्म में ड्रोन्स में, अब मान के चलो आपने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स लगा रखे हैं, वो एआई से कंट्रोल हो रहे हैं। कोई ऐसी डिवाइस मार्केट में आ जाए जो आपके एआई को कंट्रोल करके ले जाए, आपके ड्रोन्स को कंट्रोल कर ले। पता लगा लगे थे वो राजस्थान से दूसरे पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए, पाकिस्तानियों ने घुमा दिए इधर ही, अब वो राजस्थान में सू सुनामी ला रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को डील करने की ज़रूरत है। एक फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला ये, कोई भी मशीन इसको प्लस का निशान मान ले, समझ गया? तो क्रिएटिविटी ज़्यादा हाइट पे चली गई है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने से कहलाती है स्मार्ट मशीन। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि मशीन के बेनिफिट किस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परंतु नुकसान भी सेम क्षेत्रों में है।
कैसे? कोई व्यक्ति के लिए तय समय सीमा नहीं होगी, आपस में डिस्कशन नहीं होगा। तुम मशीन से सीखोगे तो मशीन तो 24 घंटे बोलेगी, तुम स्टूडेंट मेरे सामने बैठे होगे मशीन तो फिर मैं 24 घंटे भी बोलूँगा वो भी कम पड़ जाएगा। तो प्रकृति ने बैलेंस करने के लिए ह्यूमंस बनाए, प्रकृति ने बैलेंस करने के लिए प्रजाति बनाई। हम उन प्रजातियों के काम को हल्का करने के लिए मशीन्स पे निर्भर रह सकते हैं, पर मशीन्स का यूज़ नहीं बंद कर सकते। तो एक बड़ा प्यारा कोट है, उसके साथ मैं ये लेक्चर ओवर करता हूँ कि मशीन्स आर फॉर ह्यूमन बट ह्यूमन्स आर नॉट फॉर मशीन। यानी मेरी बात को याद रखना कि मशीन मनुष्य के लिए पर मनुष्य मशीन के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना लेक्चर रेस्ट करता हूँ। आई होप यू लिटरली एंजॉय। थैंक यू एवरीवन। इसको प्रदान वो कर दीजिए।